लेकिन जब मैं दुबई गया मैंने कहा ये जगह मुझे यहाँ होना चाहिए, इस जगह की स्पीड मेरी स्पीड के बराबर है। बहुत ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं लोगों को नीचे से ऊपर उठाने के, लेकिन फिर इवेंचुअली वो बड़े और अमीर लोग ही उसको खरीद लेते हैं और बड़े और अमीर लोग ही उस पर काबिज हो जाते हैं। आप टेक्नोलॉजी को किस तरह देख रहे हैं हमारी ट्रांसपोर्टेशन को इफेक्ट करते हुए? टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन को किस तरह देख रहे हैं अगले 5 सालों में? जो मेरे फादर थे उनके लिए गाड़ी ओन करना एक कमाल का एक अचीवमेंट था कि मैंने गाड़ी ले ली है। अभी जो जनरेशन में हम देख रहे हैं गाड़ी ओन करना कोई बड़ी बात नहीं है, उनको देख के लगता भी है कि यार ये एक डिस्पोजेबल एसेट है। ड्राइवर लेस तो होगा जब तक हम चार्जिंग को 5 मिनट तक पे लेके नहीं आएंगे। सेम टाइम जहाँ पे आपका फ्यूल टैंक फुल होता है, ईवी आपकी रेंटल में स्पेस में कभी कामयाब नहीं हुई। ईवी का प्रॉब्लम ये है कि इसके बनाने वाले बहुत सारे 48 से ज्यादा ईवी ब्रांड्स हैं जो ईवी बना रहे हैं, जैसे आईफोन बनता है। अभी जैको जो गाड़ी है कमाल की गाड़ी है, ब्यूटीफुल लुकिंग कार। क्या होता है कभी चार्जर जब आप डालते हैं ना वो चार्जर फंस जाता है, वो निकलता नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा कहाँ पे आता है जब आप यूथ को कहते हैं कि यार मेरे पास तुम्हारे लिए कोई आइडिया नहीं है, तुम खुद ढूंढ लो। देखिए हम क्या कर रहे हैं अभी, हम सिर्फ बैठे में डॉलर पे या फॉरेन एक्सचेंज पे जो आती है हम उस पर कमाते हैं, हम उस पर खाते हैं। तो लोकल हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो इदारे हैं, जो इंडस्ट्री है, जो लोकल एंटरप्रेन्योर, हमने उसको एम्पावर ही नहीं किया। आप कराची का हाल देख लो, एज अ सिटी, एज अ मेट्रोपॉलिटन, उसमें रहना मुश्किल है। वो जो हमारी लोकल मैनेजमेंट, हम डॉलर से जी रहे हैं। या तो एड आ जाए, जंग के पैसे आ जाएं, खुद नहीं अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे। अगर जनवरी 2007 में अम्मार अख्तर दुबई नहीं जाते, कराची में बैठे थे, तो क्या आज वो जिंदगी में वो सब अचीव कर चुके होते जो किया है? जितना मैंने स्केल किया है आज की डेट तक शायद वो मुमकिन नहीं था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रफ्तार। अभी 2 हफ्ते पहले हमने आपको एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी कराची के एक नौजवान की थी जिसने मेरे और आपकी तरह इस शहर के ढाबों पे बैठे बैठे एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब ये था कि यार मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे कुछ और करना है, कोई अपना काम करना है, कोई अपना कारोबार करना है। और फिर वो उस ख्वाब के पीछे भागना दौड़ना शुरू हो गया। वो ख्वाब उसे कराची की गलियों से लेकर न्यूयॉर्क ले गया और वहाँ पर वो इस वक्त $1 बिलियन बिजनेस का मालिक बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ जबरान नियाज़ की। लेकिन आज जिस कैरेक्टर से मैं आपको मिलवा रहा हूँ उसकी भी कहानी बहुत हद तक सिमिलर है। वो भी कराची के ही हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हैं। उनका ताल्लुक़ भी एक बड़े ही, जिसे आप कहते हैं ना, एक इकोनॉमिकली चैलेंज बैकग्राउंड से था। वो भी कराची की सड़कों पे बहुत अरसे उन्होंने अपना वक्त लगाया, लेकिन फिर वो भी पाकिस्तान से बाहर गए और आज वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक कंपनी के फाउंडर हैं। मैं बात कर रहा हूँ अम्मार अख्तर साहब की, जो कि फाउंडर हैं फाइनल रेंटल्स के। इन्होंने मुझे ज्वाइन किया है आज कार्डिफ से, वेल्स से, और ये आज मुझे और आपको अपनी कहानी सुनाएंगे और बताएंगे कि वो कैसे कराची से कार्डिफ पहुँचे और बीच में उन्होंने क्या क्या देखा, और ये जो फाइनल रेंटल्स है ये करती क्या है और क्या वजह है कि इसकी वैल्यूएशन 20 मिलियन पाउंड्स तक पहुँच चुकी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मार। जनाब वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप सुना कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। वेलकम टू रफ्तार। थैंक यू वेरी मच सर। अम्मार, 2006 में आप कराची में थे, उससे पहले कराची में क्या कर रहे थे? आपका 2006 जो है वो एक बड़ा डिफाइनिंग पीरियड है आपकी ज़िंदगी का। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत डिफाइनिंग पीरियड है। उससे पहले बेसिकली मैं पैदा हुआ कराची में, PCHS में, ब्लॉक 2 में। और जैसे कोई भी बच्चा होता है, कराची का लड़का होता है, वो जैसे बड़ा होता है स्कूल जाता है, फिर वहाँ से कॉलेज। तो स्कूल कॉलेज जो था वो FG पब्लिक स्कूल था, और फिर वही FG पब्लिक कॉलेज था। तो उस टाइम पे मालूम नहीं था कि क्या करना है ज़िंदगी में, मतलब बस स्टडी कर रहे थे कि कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जैसे उस टाइम पे जो एक रुझान था। लेकिन 2000, मैं समझता हूँ 2003 से लेकर 2006 तक ना कुछ एक अलग दौर था। मतलब अचानक से कुछ चीज़ें आई थी, जैसे कंप्यूटर है, लैंग्वेजेस हैं, इंटरनेट है, और उसने कुछ बदला। मैं बात कर रहा हूँ डायल अप इंटरनेट की। उस टाइम पे डायल अप होता था, हम लोग आवर्स बाय करते थे, वो सब चीज़ें। और एक नई चीज़ आई जावा। एक सुनने को मिलता है कि कभी जावा कर लोगे तो कहीं चले जाओगे, कहीं पहुँच जाओगे, या ओरेकल कर लोगे। तो उस टाइम पे मैं हैरान था कि यार ये क्या चीज़ें हैं ये जावा, ओरेकल, क्योंकि हम तो वही मतलब विंडोज़ वर्ड वगैरह चलाते थे उस टाइम पे कॉलेज में भी। तो जब मैंने कॉलेज से पढ़ लिया तो फिर मैंने एपटेक में एडमिशन लिया। तो जब मैं एपटेक में गया तो वहाँ मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो दुनिया है, जो नॉर्मल एजुकेशन है, जो हम पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और ये सब पढ़ते हैं, वो तो एक अलग दुनिया, ये तो अलग एक दुनिया है जो टेक की दुनिया है। इसमें भी 10-12 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप चुन सकते हैं जो आपको पसंद है सब्जेक्ट, और उसमें आप कुछ कर सकते हो। तो जब मैं एपटेक गया तो वहाँ मुझे एहसास हुआ कि ये तो खाली कंप्यूटर चलाना नहीं है, खाली कीबोर्ड माउस ही नहीं है, इसमें तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो जब जावा पढ़ना शुरू की तो जावा ने एक
चीज़ सिखाई कि जावा जैसे वो एक लैंग्वेज थी ना, वो ज़िंदगी के बारे में बताती थी कि एक फैमिली है, फैमिली ट्री है, एक वेरिएबल है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एक ऑब्जेक्ट है। सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है ये, लेकिन मैंने उससे ये सीखा कि यार ये तो एक ज़िंदगी की लैंग्वेज है, इससे तो आप कुछ भी बना सकते हैं। तो फिर जावा जब सीखा तो उससे अंदाज़ा हुआ कि ये तो बिल्कुल एक लिक्विड लैंग्वेज है, इसको आप डाल दें माइक्रोवेव में तो वहाँ पे वो चलाएगी, जहाँ पे मर्जी इसको ऐड कर सकते हैं। तो जावा को मैंने बहुत करीब से पढ़ा, बहुत बहुत दिल से इसको सीखा। और 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 जिसे कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को आप करते हैं दिल से, तो वो भी आपको एक कुछ वापस देती है। तो जब जावा मैंने पढ़ना शुरू की, तो जावा ने एक वर्जन लॉन्च किया, जावा मोबाइल एप्लीकेशन J2ME। तो J2ME में क्या होता था कि आप मोबाइल फ़ोन के लिए कुछ कर सकते थे। मतलब जो भी गेम्स आप खेलते थे अपने नोकिया फ़ोन्स में उस टाइम पे, या अपने सिम्बियन फ़ोन्स पे, वो जो कलर स्क्रीन फ़ोन्स होते थे, वो जो भी उसमें ऐप्स हैं वो बनती हैं जावा में। तो जब मैंने ये सुना तो बस उसके बाद से मेरी लाइफ़ चेंज हो गई, क्योंकि हमने पाकिस्तान का पहला मोबाइल गेम स्टूडियो बनाया कराची में, जिसका नाम था माइक्रो माइल्स, ठीक है? जिसको मिला NCR एक्सीलेंस अवार्ड फॉर द बेस्ट इन एप्लीकेशन एंड इनोवेशन। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, आप सर्च कर सकते हैं। तो माइक्रो माइल्स मेरा पहला गेमिंग स्टूडियो था, जिसमें हम लोग मोबाइल गेम बनाते थे फॉर सोनी एरिक्सन, नोकिया फ़ोन्स, सीमेंस के लिए। और वो गेम्स बना के हम एक्सपोर्ट किया करते थे यूके में, जहाँ आज मैं बैठा हुआ हूँ। ये भी एक लक वुड हैव इट। तो जब वो गेम्स हम एक्सपोर्ट करते थे, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो गेम है और ये जो एप्लीकेशन है, ये सिर्फ एक फ़ाइल नहीं है, ये तो स्केलेबल चीज़ है। ये तो जितने लोग डाउनलोड करेंगे उतना आप पैसे कमाएंगे। मतलब मेरे माइंड में एक इसको मैंने देखा एज अ बिजनेस मॉडल। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि ERP आपने एक बार बेच दिया, आपने एक बार इंस्टॉल कर दिया एंड दैट्स इट, यू आर डन। तो वहाँ से एक कंज्यूमर फोकस मेरा शुरू हुआ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैंने टेक्नोलॉजी को देखा कि एज अ कंज्यूमर इनोवेशन, कि कंज्यूमर कैसे इसको बाय करते हैं, लाइक FMCG। जैसे आप टूथपेस्ट आप बाय करते हैं, इट्स अ फास्ट मूविंग गुड है, वो आपने इस्तेमाल करना ही करना है। तो कैसा सॉफ्टवेयर बनाए जो अगला इस्तेमाल करे ही करे, मतलब ऑन डेली बेसिस या ऑन रेगुलर बेसिस। तो वो पहला एक थॉट प्रोसेस था मेरे दिमाग में कि मैंने सॉफ्टवेयर को एक अलग उससे देखा। मैंने उसको एज अ CD, एज अ DVD नहीं देखा। मैंने कहा ये तो एक फ़ाइल है, और ये फ़ाइल जहाँ जहाँ जाएगी उतने पैसे कमाएगी। तो वो जावा ने मुझे वो एक थॉट प्रोसेस दिया वहाँ से, ठीक है। तो फिर वो उस टाइम पे जो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, वो क्या कर रहे थे कि वो उन्होंने बनाया PSEB, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। और उन्होंने पाशा को बहुत एम्पावर किया कि वो ग्लोबली इवेंट्स करे, कि बाहर जाए इवेंट्स करे। तो 2006 में नवंबर में जैटेक्स होता था दुबई में। तो उन्होंने टॉप 10 कंपनीज को चुना पाकिस्तान से कि जो आओ और लेट्स कम एंड लेट्स गो टू दुबई एंड एज डेलीगेट्स, और वहाँ पे आप एग्जिबिट करो। तो उनमें मैं भी एक था उस टाइम पे। मेरी उम्र होगी तो 19 साल होगी, 19-20 साल। तो मैं भी साथ चला गया उसके डेलीगेशन में। मेरा पहला फॉरेन ट्रिप था। पासपोर्ट नया पासपोर्ट बनवाया था और पहला ट्रिप था। तो जब मैं दुबई गया तो मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई। हैरानी क्यों हुई? मैंने कहा यार ये जगह हमारे मुल्क से 2 घंटे दूर है, और ये माइल्स आगे, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि एक जगह जो मेरे मुल्क से 2 घंटे दूर है, मुझे इसका पता भी नहीं है, ये भी गलत बात है, वो भी एक मुझे वो हुआ। लेकिन जब मैं दुबई गया, मैंने कहा ये जगह मुझे यहाँ होना चाहिए। इस जगह की स्पीड मेरी स्पीड के बराबर है, जो मेरे दिमाग की स्पीड है या जिस स्पीड से मैं सोचता हूँ उस टाइम पे एज अ पाकिस्तानी बच्चा, वो मेरे बराबर है। तो बस फिर मैं जनवरी 20, 2007 को दुबई गया सर, ठीक है। और मैंने उस टाइम मुल्क छोड़ा, और आज तक मैं वापस नहीं आया, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, प्रॉपरली। बस वो मेरा लास्ट डे था बैक पैक करके। वापस तो अब आप आ रहे हैं, लेकिन अपनी कंपनी को लेकर आ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। अभी वापस आप एक तरीके से तो आ गए, लेकिन आई जस्ट स्टॉप यू देयर यार। मैंने कभी किसी को जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की और डेवलपर्स की बात करते हैं तो आप यूजुअली इंट्रोवर्टेड गीक्स टाइप के लोग जहन में आते हैं कि यार, लेकिन आपने जो आशिकाना तशरीह इस वक्त जावा की है कि वो तो एक लिक्विड है, वो तो एक ज़िंदगी है। मुझे लग रहा है आपको गज़लें लिख देंगे थोड़े दिन के बाद जावा के बारे में। आप कलाम लिखना शुरू हो जाएंगे जावा की शान में। वो जावा से मेरी एक मोहब्बत है सर, वो और वो आज भी जिंदा है। लेकिन जावा ने जिंदगियां बदली हैं। बिल्कुल बदली हैं सर, बिल्कुल। हाँ, ये हमारी, बाय द वे, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और आपका जावा से क्या एक्सपोजर है, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने सिर्फ जावा सीख के अपने पूरे खानदानों को पॉवर्टी से निकाला है पाकिस्तान में। पूरे खानदानों को जस्ट एक लैंग्वेज सीख के 3-3, 6-6 महीने का कोर्स करके दे, जैसे इट वाज सच एन एम्पावरिंग थिंग। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। सो द थिंग इज, बड़ा मजे का दौर है ना कि दुनिया डायलअप से ब्रॉडबैंड पे शिफ्ट हो रही है। अभी एक आलम बरज़ख टाइप का दौर था, पूरा फुल फ्लैश टेक रेवोल्यूशन भी नहीं आया था, लेकिन चीज़ें बदलना शुरू हो गई थी। आपने एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा है यहाँ पे कि मुझे लगा कि ये जो जगह है दुबई,
इसकी स्पीड मेरी स्पीड से मिल रही है। आप जब, यानी कि इसका एक मतलब ये भी हुआ कि जब आप पाकिस्तान में थे 2007 से पहले, तो आपको कुछ रोकता था पाकिस्तान का मुआशरा, कल्चर, लोग, रिश्तेदार, वर्क एनवायरनमेंट, क्या हो रहा था? व्हाट वर यू फेसिंग? वो एक ऐसा दौर था कि लोग समझते थे कि यार ये तो तुम कुछ काम कर लो, कुछ काम ढूंढ लो, क्योंकि तुम अभी अपना काम कर रहे हो, तुम जावा में कुछ कर रहे हो, जो भी है, तुम पैसे भी कमा रहे हो, लेकिन एक काम करो, हमारा जॉब कर लो यार, तुम जॉब तो नहीं कर रहे हो ना। मतलब उनको नहीं, हमें नहीं पता था कि एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है। उस टाइम पे मार्क जकरबर्ग फेसबुक कोड कर रहा था अपने स्टैनफोर्ड के डॉर्म रूम में, और हम यहाँ बैठे थे, हम अपना काम कर रहे थे, ठीक है। तो अगर मैं उस वक्त अमेरिका में होता तो मैं क्या कर सकता था सेम टाइम पे? मुझ जैसे और भी लोग हैं, खाली मैं नहीं हूँ, ठीक है। और तो वो जो इन्वायरमेंट थी वो एक अलग इन्वायरमेंट थी। दूसरी बात क्या थी कि गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसा नहीं देखा हमें कि यार ये कोई इनोवेटर है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने गेम बॉय की किट इम्पोर्ट की। मैंने कहा एक काम करते हैं, अब हम गेम बॉय के लिए गेम बनाएंगे, क्यों नहीं कर सकते? तो मैंने 5,000 पाउंड खर्च करके उस टाइम पे पैसे जमा करके मैंने कहा गेम बॉय किट मंगाते हैं, गेम बॉय पे बनाएंगे अब गेम। ये नोकिया हो गया, सब हो गया, अब गेम बॉय पे करते हैं, अब विल मेक इट बिग। मेरा ये दिमाग था। अब गेम बॉय किट आ गई, अब वो कस्टम में पड़ी हुई है सर, कस्टम में पड़ी हुई है, और कस्टमर ने बोला ये है क्या, ये क्या चीज़ है? मैं कहा सर ये गेम के लिए, ये गेम मतलब ये क्या है, गिफ्ट है, किसी ने आपको दिया है? मैं कहा सर ये मैंने मंगवाया है अपने काम के लिए, इस पर कुछ काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे मुल्क को। नहीं, तो उसके लिए मैंने 12,000 रुपये पे किया उसको निकालने के लिए एज अ ड्यूटी। तो उसने मुझे थोड़ा पुट ऑफ कर दिया इन चीज़ों ने ना। ऐसे और बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने आई कैन गो ऑन एंड ऑन, लेकिन वो चीज़ें ना थोड़ी सी हम बोलते थे ये तो एक सिंपल सी चीज़ है ना यार। अब इसके लिए मैं जाके कस्टम में मैं 6 घंटे बैठा, 3 दिन बैठा रहा कि सर आएंगे बताएंगे, फिर मुझे वो एक रूम में लेके गए, बोला वो है तुम्हारी चीज़? हाँ वो चीज़ है, वो चीज़ मेरी वहाँ पड़ी हुई है, ऐसे बाकी चीज़ों के साथ पड़ी हुई है, और वो 5,000 पाउंड की ली गई चीज़ है। तो मैं उस चीज़ ने मुझे कहा कि यार ये क्या है, मतलब ये कैसे सोच सकता है कि ये चीज़ जो है इतनी डेलिकेट, उस पर लिखा हैंड ब्रेक खींचे हुए इन्होंने हैंड ब्रेक में, मेरे हैंड ब्रेक खींचे हुए, मैं गाड़ी चलाना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली राइट। तो उसने थोड़ा सा उसने मुझे पुट ऑफ किया। फिर स्पेशली बैंक्स ने भी, जो उस टाइम पे बैंक्स बहुत ही कंजर्वेटिव होते थे, पेमेंट्स आती थी बाहर से, वो एक साइट होती थी रेंटा कोडर से पेमेंट्स आती थी, और आती थी पेमेंट्स। तो पेमेंट्स मतलब वो पेमेंट रुकी हुई है, और वो पेमेंट कुछ भी नहीं है, 60,000 रुपीज़ है, कोई 85,000 है, 95,000 है, कुछ भी नहीं पेमेंट सर, वो रुकी हुई है। और हम बैठे हुए 18 दिन बैठे हुए, और वो कह रहे हैं कि जमा कराओ कि क्यों पेमेंट आई है। तो क्लियर है सामने के भी इनवॉइस है, एक वेबसाइट रेंट कोड सामने, वो पेमेंट आ रही है, ठीक है। तो और आपको हर चीज़ के लिए जाना पड़ेगा, इवन इफ इट्स वेस्टर्न यूनियन, आप जाओ फैसल बैंक बैठे रहो, आप कहीं और जाओ बैठे रहो, मतलब आपको हर जगह आके बैठना ही है। 1-2 घंटे आप बैठोगे, फिर आप जाओगे, हाँ जी क्या केस है आपका, क्या करना है आपके लिए। तो वो एक अलग पाकिस्तान था। वो प्रोग्रेस तो कर रहा था, मतलब 7% GDP था एवरेज ग्रोथ 2000 से 2007 तक, ठीक है, ग्रोथ तो कर रहा था। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा था कि यार आगे जो जनरेशन है, जो उस टाइम पे शायद मैं जेनजी टाइप था, जो आज जेनजी है, बिल्कुल थे आप, तो वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा था। ये प्रॉब्लम था, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा था। वो एक कैपिटल, एक लेयर बना रहा था कि कैपिटल मुल्क में आए, और FDI आए, वो कर रहा था, लेकिन मेरे बारे में नहीं सोच रहा था। और ये आप उस दौर की बात कर रहे हैं जिसे बहुत सारे लोग आज बादियों नज़र में कहते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त दौर था, पॉजिटिव दौर था, और एक अच्छा दौर था, और उसके बाद से मुल्क में वैसा दौर नहीं देखा गया। आप उस दौर की बात कर रहे हैं कि उस वक्त भी हम कोई इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर रहे थे अपनी पॉलिसीज़ में और उसमें, और यंगस्टर्स को उस वक्त भी एड्रेस नहीं कर रहे थे। जो आज बात हो रही है कि जेन ज़ी डिसएनफ्रेंचाइज्ड है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आई थिंक कि हर ज़माने के जो नौजवान हैं उनको बाहर रखा गया है डिसीजन मेकिंग से और डिसीजन मेकिंग टेबल से। इस पे आऊँगा मैं, इस पे मैं आपके पास एंड में दोबारा बात करूँगा कि पाकिस्तान की जो बहुत बात हो रही है टेक सेक्टर की, इसको हम किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं पाकिस्तान में फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर यूथ एंड द कंट्री। अब आप दुबई पहुँच गए, 20 साल का 22 साल का खूबरू नौजवान अकेला दुबई पहुंच गया। दुबई तो बड़ी ख़तरनाक जगह है वैसे, तो आप दुबई पहुंच चुके हैं। हाउ आर यू कीपिंग योर सेल्फ फोकस्ड एंड व्हाट इज़ द फर्स्ट जॉब दैट यू स्टार्ट डूइंग देयर? बिल्कुल। तो जब दुबई पहुंचे तो पहला जो था वो एक शौक था कि मतलब वो बहुत ही मल्टी कल्चरल एक जगह थी, मतलब लोग थे हर मुल्क से, और हमने तो खाली पाकिस्तानी देखे थे उससे पहले, क्योंकि हम पहले कहीं गए नहीं थे। तो उसने बहुत कुछ सिखाया, उसने बहुत जल्दी सिखाया कि कैसे किससे क्या डील करना है, क्या मतलब मुख्तलिफ। तो दुबई आप गए कैसे थे? मतलब इफ़ आई मे आस्क, आप दुबई मतलब आप विजिट वीज़े पे गए, या आपने कोई जॉब ली, या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, क्या किया वहाँ? तो जब मैं जाटेक्स में था ना, नवंबर में जब मैं जाटेक्स में था 2006 में, तो वहाँ पे मैं 2 लोगों से मिला, उन्होंने मेरी लाइफ चेंज की। पहला तो मैं मिला
अब्दुल्ला अल मूसा साहब को, वो वहाँ पे मौजूद थे। वो उस टाइम पे GM थे बजट रेंट कार के, बजट रेंट कार। उनके पास फ्रेंचाइज थी बजट की। इट्स अ पार्ट ऑफ लिबर्टी ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप था। तो उन्होंने कहा बेटा तुम आओ वापस, कम एंड लिव हियर एंड यू विल मेक आवर वेबसाइट। जो हमने अभी एक फ्रेंचाइज लिया है बजट की, रेंट कार की। वी वांट टू मेक समथिंग लाइक एक्सपीडिया। तो उसके लिए हमें इन हाउस बंदा चाहिए, ये हम आउटसोर्स नहीं कर सकते। तुम आओ, तुम्हें कुछ मुझे लग रहा है, तुम आओ और हम करेंगे, कुछ करेंगे। मैं कहा ठीक है। तो उस टाइम पे मैं श्योर नहीं था, ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ पे मिला कि फ्री जोन अथॉरिटीज़ को, जैसे रैक फ्री जोन है, जैब्जा है। और उस टाइम पे दुबई में एक चीज़ थी, फर्स्ट स्टेप्स एट DIC। सो DIC था दुबई इंटरनेट सिटी। वो भी नया नया था, वो भी नया नया आ रहा था। वहाँ पे एक चीज़ थी फर्स्ट स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप्स में क्या था कि आप अप्लाई करो एज एन एंटरप्रेन्योर लाइसेंस, ठीक है। और आपको एक लाइसेंस मिलता है, वीज़ा मिलता है, लाइक अ स्टैंड अलोन वीज़ा। आपका कोई कफील नहीं है, आप फ्री जोन के ही समझो कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो। तो मैंने वो अप्लाई किया, वो मुझे मिल गया। वो सब्सिडाइज था, ठीक है। वो मुझे मिल गया, तो मैं उस पर गया था। और फिर आपने अपना ही काम शुरू किया या आपने वो अब्दुल्ला मूसा साहब को, आपने दो लोगों का जिक्र, एक अब्दुल्ला मूसा आपने बताया, दूसरे में मैं कैच नहीं कर सका। और फ्री जोन अथॉरिटी, जो फ्री जोन अथॉरिटी थी उसने हेल्प किया। आपने कहा ना मुझे दो लोगों ने बहुत हेल्प किया। जी, उन दोनों ने। एक अब्दुल्ला साहब और फ्री जोन अथॉरिटी ने आपको हेल्प किया। ओके, अब आप जब गए तो आप अब्दुल्ला साहब के पास ही गए? जैसे ही मैं गया, पहले तो मैंने अपना वो वीज़ा वो सब कराया, स्टैम्प करवाया वो सब। और उस टाइम पे EID नहीं था, MSID नहीं बनता था उस टाइम पे। खाली मिलता था आपको एक कार्ड मिलता था, लेबर कार्ड उसको बोलते थे, ठीक है। तो वो लिया। फिर मैंने मीटिंग फिक्स की मूसा साहब से। तो उन्होंने कहा तुम अपना ही काम करो, लेकिन तुम साइड पे हमारा प्रोजेक्ट करो। दिस ऑफिस इज़ योर, तुम इसी ऑफिस से काम कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, एक एज अ स्प्रिंग बोर्ड दिया उन्होंने मुझे, ठीक है। और उन्होंने अपना पूरा एक सिस्टम मेरे सामने खोला। उन्होंने कहा ये हमारा पूरा ऑरेकल सिस्टम है जो हम अभी यूज़ करें, लेगेसी सिस्टम है, इसको हमें क्या करना है। तो मैंने उस लेगेसी को क्लाउड बना दिया बिफोर AWS। तो मैं डायनामिक DNS का कॉन्सेप्ट लेके आया। सो आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन दुबई हु एक्चुअली ब्रॉट नॉट ऑन प्रेम बट ऑफ प्रेम कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट था। तो मैंने उसको क्लाउड में कन्वर्ट किया, हाउ वी कैन बिल्ड एन API एंड ऑल। क्योंकि जावा का मैं बंदा था, जावा का अगर बंदा है ना, वो 9 लैंग्वेज में कोड कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आया। तो मैंने 18 महीने काम किया वहीं पे ऑन प्रेम उस प्रोजेक्ट पे। और वो प्रोजेक्ट आज भी लोग कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स इन कार रेंटल। और वो प्रोजेक्ट वही था कि यू वर ट्राइंग टू मेक बजट इनटू समथिंग दैट एक्सपीडिया वाज ऑलरेडी डूइंग। एग्जैक्टली, यस। और जब उसको हमने लाइव किया, फिर क्या हुआ? तो जब उसको मैंने लाइव किया प्रोजेक्ट को, मेरे लिए तो एक प्रोजेक्ट था कि यार एक प्रोजेक्ट हमने बनाया है, वेबसाइट है, उसका पूरा एक वॉक थ्रू है, पूरा एक इकोसिस्टम है, लोग गाड़ी बुक करेंगे। मेरे माइंड में ये नहीं था कि वाकई में लोग गाड़ी बुक करेंगे, ये मेरे माइंड में नहीं था अभी। मैं इतना डीप नहीं सोचा था। लेकिन जब मैंने उसको लाइव किया तो पहली बुकिंग आई 4 घंटे बाद, पहली बुकिंग आई, फिर तीसरी आई, दूसरी, ऐसे करते करते तो पहले हफ्ते में सर्वर क्रैश कर गया, पहले हफ्ते में। तो अब मेरे लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी होगी कि यार कैसे हैंडल कर सकते हैं एक हाई ट्रैफिक एनवायरनमेंट को, जहाँ पे एक हाई ट्रैफिक है, इसको ये कैसे बनाया यार। ये तो चलो, ये तो मैं किसी ने सिखाया नहीं था कि अगर कोई वेबसाइट हो जहाँ पे 1 लाख हिट्स आ रहे हैं पर सेकंड, वो कैसे हैंडल करोगे, वो तो क्रैश हो जाएगा 1 सेकंड में, ठीक है। तो फिर उसको फिर वहाँ मैंने अपने आप को री इन्वेंट किया। मैंने कहा नहीं, ये कमाल का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर लिया तो बाकी सब कुछ कर लिया। सो देन आई ब्रॉट इन द आइडिया हाउ वी कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑन अ सर्वर, मल्टी सर्वर आर्किटेक्चर, वो सब। तो फिर उसके बाद जब वो कर लिया, फिर मुझे थ्रिफ्टी से ऑफर आई। थ्रिफ्टी ने कहा प्लीज हमारे लिए भी काम करो। एंटरप्राइज ने कहा तो दुबई में अब्दुल्ला साहब ने आपको रोका नहीं कि यार पार्टनर तुम हमारे साथ रुको? अच्छा, उस टाइम पे अब्दुल्ला साहब वहां से ना ही रिटायर्ड, ही वाज ओल्ड। तो वो अच्छा, तो उस टाइम तक वो रिटायर हो चुके थे। उनके बाद फिर उनके बेटे हैं, उन्होंने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी दी, उनके मैं काम किया, बट ऑलवेज एज अ यू कैन से फ्रैक्शनल CTO। मैं कभी फुल टाइम वहाँ पे मतलब काम नहीं करता था, क्योंकि रेंट कार में क्या है, एक बार मैंने लॉन्च कर दिया तो वो चलेगा, उसमें मतलब कोई ऐसा नहीं कि आपको डेली बेसिस पे कुछ करना है उसके लिए। So how was it for you कि मतलब आप एक mid-20s में हैं, आप वो काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है, जिसमें आप लॉस्ट हुए में हैं, और आप दुबई में बैठे हुए हैं जब पूरी दुनिया दुबई में उंडेली जा रही है, दुबई बिल्कुल ग्रो कर रहा है। हाउ वाज दैट कल्चरल एक्सपीरियंस, टेल मी। वो अमेजिंग था, उसमें बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत लोगों से मिला, मुख्तलिफ लोगों से मिला। उसने मुझे थोड़ा सा खोल दिया। जैसे जैसे आपने कहा ना टेकीज होते हैं, मैं भी इंट्रोवर्ट था, मतलब हार्डकोर इंट्रोवर्ट। इवन कि अभी भी आप देख रहे होंगे थोड़ा सा मैं स्टैमर करता हूँ, थोड़ा सा मैं अटकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसने थोड़ा सा मुझे खोल दिया। उसने कहा कि नहीं यार, ये दुनिया है ना, अगर आप जितने अच्छे आप प्रोग्रामर हो, अगर आपको बेचना नहीं आएगा ना उस चीज़ को, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके रूम में रहेगी ना, वो आपके रूम में रहेगी। ऐसे कई इनोवेशन रूम में पड़ी हुए लोगों के, वो बाहर नहीं आ रही, क्योंकि उनको बेचना, उनको पता नहीं करना क्या इसके साथ।
तो मुझे दुबई ने 2 चीज़ों में ग्रूम कर दिया। एक तो उसने मुझे कन्वर्ट कर दिया, लेट्स जस्ट से फ्रॉम इंट्रोवर्ट टू अ सेमी एक्सट्रोवर्ट, ठीक है? एक तो ये एम्बीवर्ट। एग्जैक्टली एम्बीवर्ट कह सकते हैं आप, ठीक है? और उसने मुझे ये सिखाया था कि यार कमर्शियली कैसे ग्रूम होना है, कि जो भी चीज़ आप बनाओगे उसको एंड में आपने बेचना है, ठीक है? तो कैसे बेचोगे, क्या कर उसने दुबई बहुत एक कमर्शियली savvy जगह है, अगर आप तो और दुबई के अंदर में उसके डीएनए में है ये बेचना, सेल करना। तो उसने वो सिखाया, तो उससे बहुत बदलाव आया अंदर। और बहुत लोगों से मिला, ब्रिटिश लोग हैं वहाँ पे जो काम करते थे मेरे साथ। एक खातून थी, लीजल पोप, शी वॉज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, शी इज़ अ लेजेंड इन कारंटल, लेजेंड है वो, ठीक है? उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, विद इन द सेम रूम विद हर, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे बियॉन्ड टेक। तो आज जितना कुछ मैं जानता हूँ अबाउट कारंटल, मुझे उन्होंने सिखाया। वो कमाल की नॉलेज थी वो, ठीक है? तो बहुत कुछ सीखा मैं, बहुत बहुत अमेजिंग लोगों से मुलाकात हुई। एक होते थे टोनी हाइंडर, वो ही वॉज अ CEO ऑफ बजट आफ्टर, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है? और जो मेरे पहले बॉस थे पाकिस्तान में, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। ही वॉज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, वॉटन बिजनेस स्कूल, आईवी लीग से थे वो, ओके ठीक है? ओके। और उनका जो थॉट प्रोसेस था सर, वो आप कहेंगे कि स्टीव जॉब्स को आप मल्टीप्लाई करो 6 से। वो ऐसे शख्स थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखा, तो बहुत लोगों ने। क्या नाम था उनका? आरिफ अयूब। आरिफ साहब, आप जहाँ पे हैं, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो प्लीज़ रीच आउट टू अस, हम आपसे ही बात करना चाहेंगे भाई। अम्मार साहब आपको कह रहे हैं कि स्टीव जॉब्स इंटू 6, बड़ा कैलकुलेटेड इन्होंने एक दिया है, इंटू 6, बट इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। आपको मुबारक हो जी। जी सर, कंटिन्यू करें। तो फरहान भाई, मैं आरिफ अयूब साहब को मिला तकरीबन आप कह सकते हैं 18 साल बाद मिला, इस्तांबुल में लास्ट ईयर। तो मुझसे पहले वो मिले थे जब मैं एक इंटर्न था। तो वो मुझे जब मिले तो मैंने एक चीज़ महसूस की, एक फादरली से फीलिंग आया सर। मतलब ही डिडंट नो हाउ टू डील विद मी, कि अब तो मैं 41 ईयर्स का हूँ, कि 41 ईयर्स का बच्चा कैसे से मैं डील करूँ। मतलब ही इज़ ऑल्सो मच ओल्डर नाउ। तो वो एक कमाल का एक मेरा एक्सपीरियंस था कि एक शख्स को मिला जिससे मैंने इतना कुछ सीखा, और उन्होंने मेरी जर्नी देखी ऑनलाइन लिंक्डइन पे, तो उनके माइंड में भी कुछ था कि ये तो यू हैव ग्रोन। तो इट वाज अमेजिंग। ये बॉस आपके कहाँ थे? पाकिस्तान में कराची में बॉस थे या दुबई के अंदर पहले पाकिस्तानी बॉस थे आपके? ये कराची में बॉस थे। कराची में बॉस थे आपके? अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है सही है सही है सही है। तो अब आप दुबई में हैं, आपका पहला प्रोजेक्ट कामयाब हो चुका है, थ्रिफ्टी रीचेज आउट टू यू। बिल्कुल। तो फिर थ्रिफ्टी का उसने बोला कि हमारे लिए भी यही चीज़ बना दो। बिल्कुल। मैंने कहा देखो यार, एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं कर सकते इसको, ठीक है, बट आपकी जो रिक्वायरमेंट है हम उसको, मतलब वी कैन बिल्ड समथिंग अराउंड इट। जो आपका सिस्टम है, पहले उसको मैं स्टडी करूंगा। तो ये जैसे आपने पूछा, ये टाइम हो गया था ऑलमोस्ट 2 years। और आप बेसिकली अब एक कंपनी के मालिक हैं, वो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लोग आपके पास आ रहे हैं, कह रहे हैं अमार हेल्प अस आउट विद दिस, यू टेक देयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड यू वर्क फॉर देम। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। सो फाइनेंशियली अब आप आपने जैसे मुझे ऑफ एयर पॉडकास्ट से पहले बताया था कि आप क्या जो बैकग्राउंड था, फाइनेंशियल बैकग्राउंड फैमिली का था, वो बहुत आप कोई एफ्लुएंट बैकग्राउंड से नहीं आ रहे थे, आपका एक घराना भी बड़ा था, तो वो चेंज कैसा लग रहा था आपको? हम लोग 7 बहन भाई थे, ठीक है, सबसे बड़ा मैं था। तो वो जो आपको सपोर्ट करना है अपने मॉम डैड को, इस पूरे को चलाना, तो मैं वो सपोर्ट कर रहा था। मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं रिच हो रहा हूँ या और पैसे कमा रहा हूँ, या और मैं ये सोच रहा कि यार ये साइकिल चला रहा हूँ, मैं ये साइकिल चल रहा है, और साइकिल चलाने में मैं कामयाब हो रहा हूँ, और ये कामयाबी बढ़ती जा रही है। ये मुझे एहसास नहीं हुआ उस टाइम पे कि यार ये आई एम नाउ, जैसे आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया, एफ्लुएंट बैकग्राउंड के, अब आगे जाके हम हो जाएंगे उस बैकग्राउंड में। अभी तक मैंने ये नहीं सोचा था उस टाइम पे। मैंने कहा इसको कैसे और मज़ीद कैसे हेल्प किया जा सकती है, अपने माँ बाप की, बहन भाइयों की, उनको पढ़ाना है, वो भी कुछ कर सकें ये वो। तो मेरी सोच वहाँ पे थी। और जो भी और हम लोग 4 भाई और 3 बहनें थी। तो आपको पता है हमारे यहाँ बहनों की शादी करनी होती है, बहुत ज़रूरी होता है सर, बहनों की शादी करना, और ये आपकी जिम्मेदारी है, बड़े भाई की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो वो की उस चीज़ से, मतलब वो की अलग ही क्रम से वो हुआ, 1 by 1 वो किया गया, फिर आगे। तो ये मेरी सोच थी उस टाइम पे। ये बिल्कुल नहीं सोचा कि भाई मैं पैसे कमा रहा हूँ या अमीर हो रहा हूँ। अभी तो आपके ऊपर पीछे से बैकलॉग इतना है कि आप क्लियर कर रहे हैं उसको, आप कह रहे हैं यार ये तो मैं निकालूँ ना ज़रा, अभी ये पीछे का जो प्रेशर है। आपके जो दोस्त थे कराची के, जिनके साथ आपने 20-25 साल ज़िंदगी गुजार चुके थे आप, वो क्या कह रहे थे आपको? यार पार्टनर हमें भी बुला ले यार, दुबई बुला ले यार, बोलते तो नहीं थे आपसे? बिल्कुल बोलते थे। और मैंने 1-2 को दुबई बुलाया भी कि अच्छा। आओ आके देख लो। मतलब ये उनको मैंने, मतलब एज उस टाइम पे होता था 30 दिन का होता था विजिट वीज़ा, 30 दिन का होता था विजिट वीज़ा। हाँ बिल्कुल। आप आ जाओ और आके देख लो। अगर आपको लगता है कि ये मार्केट
तो मैं बोलता था देखो ये मार्केट बहुत ही अग्रेसिव मार्केट है, ये डायनामिक मार्केट है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप कहोगे मैं कल करूँगा, कल आऊँगा, आज नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे आपने जो कहा है वो आपने करना है, और यहाँ पे एक टाइमिंग है इस मार्केट की, अपनी इसकी टाइमिंग अलग है। जैसे कॉमिक टाइम होते हैं कॉमिक टाइमिंग होती है, इसकी भी अपनी एक कॉमिक टाइमिंग है। तो अगर तुम्हें समझ में आया कर लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं आप आइए। तो एक दो दोस्तों की मदद की मैंने, उनमें से एक दो सेट भी हुए, लेकिन मेजर को मतलब उस टाइम पे समझ नहीं आया, मेजर को समझ नहीं आया कि क्या करना है। क्योंकि अगर आप में वो एक अग्रेशन नहीं है ना कि कुछ करना है, फॉर एग्जाम्पल, तो दुबई आपको बता देगा पहली एक दो तीन हफ्तों में खा जाएगा दुबई। हाँ बिल्कुल आपको दुबई खा जाएगा। बिल्कुल बहुत फास्ट है दुबई इज, आई फाइंड दुबई फास्टर देन लॉट ऑफ यूरोपियन प्लेसेस एंड इवन अमेरिका समटाइम्स। दुबई का पेस बहुत ज़्यादा है। सो फास्ट फॉरवर्ड 2017, फाइनली you make final rentals. You say, do you turn around and say, यार ये मैं इतनी सारी कंपनीज को इतने पैसे बना के दे रहा है, मेरा सॉफ्टवेयर मैं अपना ही बना लेता हूँ, मैं अपनी कार रेंटल कंपनी शुरू करता हूँ? Is it a car rental company? What is it? Final rentals. जरा बताएं. So it is the Uber of car rentals. So we don't own any cars. तो ये मेरा मकसद कभी नहीं था कि मैं कभी कोई गाड़ी खुद लूंगा या रेंट करूंगा, ठीक है। तो ये एक डिजिटल कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट पैदा कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए बजट हो गया, थ्रिफ्टी, ये सब कंपनीज थी, इन सब की वेबसाइट्स हम रन कर रहे थे, और वो डेटा मेरे पास मौजूद था। आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर द बिग डेटा थिंग, राइट। तो डेटा को हम देखते थे कि डेटा कहाँ से रहा है। डेटा, उस डेटा में एक चीज़ बहुत ही क्लियर थी कि 80% जो कारोबार हो रहा है, रेंट कार का कारोबार जो हो रहा है 80% वो ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। और वो सिर्फ मिल रहा है उनको जो ब्रांडेड कंपनीज हैं, एंटरप्राइज, थ्रिफ्टी, एविस, हर्ट्स, बजट। तो अगर फरहान्स कार रेंटल है कराची में, या फरहान्स कार रेंटल है कनाडा में फॉर एग्जांपल, उसको वो कारोबार नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स हैं, कायाक, स्काई स्कैनर, एक्सपीडिया, ये कभी भी आपको लिस्ट नहीं करेंगे। ये तो कहेंगे यार आप तो ब्रांड नहीं हो, नॉट वर्थ माई वाइल, यार तुम्हारे पास 60 गाड़ी, आर यू श्योर? कैसी बात करें फरहान भाई, आप नहीं आ सकते मेरे प्लेटफॉर्म, पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा, और ऐसे 50,000 कंपनीज थी दुनिया में, ठीक है, जिसकी वर्थ है $50 बिलियन एनुअली इस कारोबार की। और ये कारोबार जो था, ये हाँ बिल्कुल, और ये जो कारोबार था, ये कारोबार ऑफलाइन था, ये कहीं पे कनेक्ट नहीं था, ये कभी स्काई स्कैनर पे नहीं आता, कभी कायाक पे नहीं आता। तो मैंने कहा यार ये तो कमाल का मिशन है, ये करता है। तो मैंने सबको बोला, जो भी मेरे थे क्लाइंट्स, मैंने कहा देखो मैं इसको शुरू कर रहा हूँ एज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो मैं अब आपका काम नहीं करूँगा क्योंकि फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो आपका काम मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब ये मेरा मिशन है, अब ये मैं शुरू कर। तो जो मेरी जमा पूंजी थी उस तक 2017 जनवरी में, तो मैंने उससे शुरू किया। मेरे पास तो तकरीबन कोई 2.5 लाख दिरहम थे उस टाइम पे सेव हुए, ठीक है। तो मैंने इस कारोबार में लगाया, मैंने अच्छा सा ऑफिस लिया बुर्ज खलीफा के पास, बिजनेस बे में 6-7 लोग काम करते थे, कॉल सेंटर में, बिल बोर्ड्स थे दुबई में, हर जगह मैंने ऐड किया, फाइनेंशियल रेंटल्स, फोर्ब्स मिडिल ईस्ट पे मेरी फोटो थी कवर पे कि अ न्यू गाय इन कार रेंटल्स, इस तरह के। अच्छा, और उसको लॉन्च किया। तो पहले 11 महीने में सारे पैसे खत्म हो गए सर, ठीक है। तो नवंबर 2017 में मैं देख रहा हूँ, बैंक स्टेटमेंट को देख रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है 10,000 दिरहम आपका बैलेंस है, ठीक है। और उस टाइम तक मेरी शादी हो चुकी थी, 2012 में शादी हुई, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, मैं तो कभी, और जब से मैं दुबई आया था मैंने कभी ऐसा टाइम देखा नहीं था। मैं झूठ क्यों बोलूँ कि मैंने स्ट्रगल की, ये क्या, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। मेरे पैसे थे, हमेशा पैसे कमाए, काम किया, पैसे कमाए और सेव करते रहे। तो पहले एक बार ऐसा लगा कि यार ये क्या है, ये तो स्लैप ऑन द फेस है, ये तो काम चल ही नहीं रहा, और ये ठीक है। और सब लोग मुझे जानते थे दुबई में कि यार ये फाइनल रेंटल्स है, उन्होंने बिलबोर्ड देखे थे, लेकिन मेरे जेब में पैसे नहीं थे। वो जो कराची की एक टर्म है, भरम टाइट कशकोल खाली था। एग्जैक्टली ऐसे ही था। और सब बोलते थे यार ये कमाल का सॉफ्टवेयर है, अच्छी वेबसाइट है, अच्छा आला है, लेकिन वो पैसे नहीं कमा के दे रही थी। तो पैसे मतलब बिल्कुल नहीं आ रहे थे, कोई बुकिंग्स नहीं आ रही थी उस टाइम पे। और वो एक डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए, क्योंकि पहली बार मैंने देखा कि यार फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी थी वो दूर जा रही है मुझसे, मतलब जा चुकी है, आप ऐसे कह सकते हैं, जा चुकी है। तो मैंने क्या किया, अब टेक्नोलॉजी कंपनी की ना एक खास बात क्या है, क्योंकि हमारी कोई दुकान तो होती नहीं, हमारी होती है वेबसाइट और ऐप। तो अगर हम बंद भी करते, किसी को क्या पता कि बंद कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑफिस बंद कर दिया। अनफॉर्चुनेटली जो लोग थे मेरे साथ काम कर रहे थे उनको मैंने जाने दिया उस टाइम के, ठीक है। तो मैंने एक पॉज लिया और मैंने एक फ़्लाइट पकड़ी और मैं सीधा पहुंच गया इटली, अपने अब्बा जी के पास। अच्छा, उस टाइम तक मेरे अम्मा जो थे वो इटली शिफ्ट हो चुके थे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उनके पास उनको एक मौका मिला, मेरे फादर को एक मौका मिला, तो उन्होंने वो अवेल किया और वो शिफ्ट हो गए इटली। और मैं 6 साल से फादर को मिला नहीं था, 6 साल से, ठीक है, क्योंकि वीज़ा नहीं मिल रहा था सर। नवंबर में मिलान के सबर्ब में
जहाँ पे मेरे अम्मा पापा रहते थे, अच्छे से एक छोटे से इलाका था आउटसाइड ऑफ मिलान, ठीक है। अब मेरे फादर मुझे मिल रहे हैं 6 साल बाद, उनको लग रहा है मेरा बेटा इतना कामयाब बेटा आ गया, देखो कमाल है यार, ये देखो यार, ये तो वही से आया मेरा बेटा, इतना इतना सक्सेसफुल सन, कमाल है। और मेरे पास जेब में पैसे नहीं, ठीक है। तो मैंने कुछ बोला नहीं उनको, बट आई ऑब्जर्व माई फादर आफ्टर लाइक 6 years। अच्छा, हमारे फादर शुरू में ना बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, बट ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। अभी वो चेंज हो गए थे, मेलो डाउन, ब्यूटीफुल, लाइक जेंटलमैन, मतलब बहुत ही वेरी काइंड। और मैं देख रहा था कि वो छोटी छोटी चीज़ों को ना वो इंजॉय कर रहे थे। जैसे वो जाते थे ग्रोसरी में, तो बाय वन गेट वन फ्री को बोलते थे, यार आज एक काम कर, आज 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये वो तो छोटी छोटी खुशियाँ जो थी ना लाइफ में, वो को एंजॉय करते हैं। ही वॉज जस्ट सच अ लवली पर्सन। तो मैंने कहा यार, क्या मैं ये हो सकता हूँ व्हेन आई एम इन माई 60s 70s? मैं तो रो रहा हूँ कि पैसे नहीं है जेब में, तो मैं क्या सोच रहा हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कितने पैसे खोए, 2.5 लाख दिरहम खोए ना, कोई बात नहीं। तो वो 6 दिन जो थे ना फरहान भाई, मेरे लिए लाइफ चेंजिंग थे। दुबई अगर आपको फास्ट करता है ना, तो वो ये भी बोलता है कि बिकम मटीरियलिस्टिक। ओहो, यही मैं जो बोला था ना, एंग्जाइटी हमारे इसी चीज़ से होती है मुझे एंग्जाइटी। ओहो, इट इज़ अ टेरिबली मटेरियलिस्टिक प्लेस यार। उफ, आपने खुद ही कह दिया, मैं कहना नहीं चाह रहा था, लिहाज ये बिल्कुल यही मसला तो है। वो जब मैं दुबई से वापस आया, सॉरी जब मैं इटली से वापस आया, तो मैं थोड़ा उसने मुझे कुछ बदल दिया, मेरे अंदर कुछ बदलाव आ गया फरहान भाई। तो मैं जब आया, मैंने सब कुछ बेच दिया, जो मेरी घड़ियाँ थी थोड़ी सी एक्सपेंसिव, जो कुछ मेरे बैग्स थे, जो चीज़ें थी। तो मैंने कुछ कैपिटल इकट्ठा कर लिया 78,000 दिरहम का, वो सब बेच बाच के, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया DTech, दुबई सिलिकॉन ओएसिस में। तो दुबई सिलिकॉन ओएसिस में एक इंक्यूबेटर था, लाइक अ वाई कॉम्बिनेटर टाइप, उसका नाम था DTech, दुबई टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप कैंपस। वहाँ पर अप्लाई करें, अगर आपको वहाँ पे मिल जाएगा तो आपको फ्री ऑफिस है 1 साल के लिए, ठीक है। और मतलब वो लाइसेंस वीज़ा सब वो मतलब बहुत सब्सिडाइज था, ठीक है। वहाँ मैंने अप्लाई किया, 2-4 इंटरव्यू में मुझे वहाँ मिल गया। तो जैन 2018 से मैंने वहाँ से शुरू किया, लोकी, बिल्कुल अकेला। तो जैन 2007 के बाद से जैन 2018 में फिर 0-0, फिर अकेले दोबारा वीज़ा। बिल्कुल वहाँ से शुरू किया सर, और उसके बाद आज तक वापस मुड़ के नहीं देखा। बस वो टाइम था, वहाँ से शुरू किया, दोबारा अपने आप को रीइन्वेंट किया एज अ पर्सन, और बस। और फाइनल रेंटल्स अपनी जगह पे रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही था, सॉफ्टवेयर वही था, सोल्यूशन वही था, बिल्कुल स्ट्रैटेजी बदली आपने। बिल्कुल। क्या सीखा दरअसल, ये थोड़ा सा बताएं यार। ये जो इंक्यूबेटर्स होते हैं पाकिस्तान में, तो इन इंक्यूबेटर्स से कोई खास अंडे बच्चे नहीं निकल पा रहे जी। ये पाकिस्तान में कोई मतलब देयर इज नो यूनिकॉर्न, देयर इज नथिंग कमिंग आउट ऑफ दीज इंक्यूबेटर्स। हैं तो काफ़ी सारे, लेकिन कोई खास प्रोडक्ट नहीं आ रही। क्या आपको, क्योंकि आप तो 12 साल से, you were not like a man in mid-20s anymore. You were somebody who was in his mid-30s and who was, who has had a lot of experience, made a lot of money. तो एक बंदे के अंदर थोड़ा सा ईगो भी होता है, यार ये क्या मुझे जीरो से स्टार्ट करवाएंगे, मुझे क्या बता रहे हो, मुझे आता है। How was that experience for you to go back to school? Basically you went back to school, right? कि धंधा कैसे करना है। बिल्कुल सर। सो अच्छा, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ फरहान के, मैं इंक्यूबेटर्स में गया, मल्टीपल इंक्यूबेटर्स में। तो दुबई में DTech में था, पोलैंड में मैं टेक स्टार्स में था, ठीक है। फिर यहाँ UK में मैं फिनटेक वेल्स में था। तो मैंने बहुत सारे इंक्यूबेटर्स में मैंने काम किया है। तो इंक्यूबेटर क्या करता है, इंक्यूबेटर कुछ भी हार्ड आप पे फोर्स नहीं करता कि ये कर लो वो कर लो, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। इंक्यूबेटर सिर्फ आइडिया शेयर करता है। तो इंक्यूबेटर क्या करता है कि जैसे हम जब गए वहाँ दुबई में, तो वहाँ पे वो जो Souk.com के जो CEO थे, वो आए, उन्होंने एक टॉक दी कि यार मैंने कैसे शुरू किया। उस टाइम पे वो Souk था, इट वॉज नॉट Amazon एज येट, ठीक है। तो उसको बाद में बाय किया Amazon ने, ठीक है। और इस तरह के और जो फाउंडर्स हैं वो आते हैं, वो आपको अपनी जर्नी शेयर करते हैं कि मैंने कैसे पैसे रेज किए, मैंने कैसे कारोबार शुरू किया, कैसे। तो उनसे आपको सीखना है। इंक्यूबेटर आप पे कुछ सिखाता, स्पून फीड नहीं करेगा इंक्यूबेटर आपको। इंक्यूबेटर से आपने सीखना है, उसमें से आपने पिक करना है कि यार ये चीज़ मेरे माइंड में नहीं थी, ये सही कह रहा है, ये मुझे करना है। तो मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। दुबई ने तो बहुत ही कम स्टोरीज शेयर की, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे भी ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी थी नहीं। 18 में अभी ये कंपनियाँ बनी नहीं थी इतनी, जो अभी हम देखते हैं यूनिकॉर्न्स जो हम देखते हैं दुबई में। इंक्यूबेटर ने एक काम किया कि भाई उसने कॉस्ट कम कर दी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम कर दी, ठीक है। उसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ा दिया। उसने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत जगह दे दी जहाँ पे मैं घूम फिर सकता हूँ, जहाँ पे लिटरली मैं 12 घंटे रह सकता हूँ। वहाँ पे मतलब पूल टेबल है और चीज़ें हैं, मतलब वो मेरी एक दुनिया है, एक मेरा मिनी गूगल समझ लें। तो उसने वो दे दिया कि यार ये तुम्हारा मिनी गूगल है, तुम यहीं रहो, यहीं काम करो, कारोबार करो, कोडिंग करो, काम करो। तो मैंने उसको ऐसे देखा।
जो मैंने चीज़ सीखी ना, जो रियल मैंने सीखा कारोबार करना, वो 2 चीज़ों से सीखा। पहला, जब मैं वापस बिजनेस स्कूल गया तो मैंने मिलानो पॉलिटेक्निको से MBA किया। ये कब की बात है? तो मैंने ऑनलाइन MBA अप्लाई किया 2018 में। ऑनलाइन MBA मैंने अप्लाई किया मिलानो पॉलिटेक्निको में। तो मिलानो पॉलिटेक्निको ने बहुत कुछ सिखाया। वहाँ से जो मैंने चीज़ें सीखी ऑनलाइन, हाउ टू डू बिजनेस, वो कमाल था। उसके बाद जब पोलैंड से जब मैं पोलैंड गया इन माई टेक सीड एक्सेलरेशन प्रोग्राम, वहाँ पे कैलेंडली का CTO आप इधर बैठा हुआ बहस कर रहा है स्केलिंग पे। अपॉइंटली का CTO कि कैसे करना है। ड्रॉपबॉक्स वाले आते थे कि हमने कैसे बनाई प्रोडक्ट, तो उनसे बहस करना कि यार ये प्रोडक्ट आपने कैसे ऐसे बनाई, इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी क्या है। वहाँ से जो चीज़ें मैंने सीखी, मैं समझता हूँ वो आप नहीं सीख सकते और कहीं। आपको उसमें जाना ही पड़ेगा एज अ फाउंडर, और वो फिर ऐसी चीज़ें कि वो आपको लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलती हैं। तो आपकी कोडिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था ना अमार? कोडिंग तो आप बेहतरीन कर रहे थे। बेसिकली कोडिंग को कारोबार में बदलने का आपने दूसरों को देख देख के सीखा कि ये क्या है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि आप हो टेक एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो बेसिकली मैं कौन हूँ? मैं एक इंजीनियर हूँ, ठीक है। इसको नहीं पता P&L क्या होता है, P&L, मैनेजमेंट अकाउंट्स, इक्विटी क्या होती है, एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, प्राइस पर शेयर क्या होती है, कुछ नहीं पता, ठीक है। जब आप इन एक्सेलरेटर में जाओगे तो वो आपको बताएंगे भाई तुम्हारी जो ये ऐप है ना, इसकी वैल्यू है ये। आप बोल अच्छा इसकी वैल्यू ये है, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आपने कैसे निकाली सर? तो वो बताएंगे भाई ये इसका कुलिया है, कैसे मैंने, ये इसका फार्मूला है। तो वो आपको कमर्शियली और फाइनेंशियली ग्रूम करता है एक्सेलरेटर, ठीक है। और ये जो फंड रेजिंग है ना, जो लोग फंड रेजिंग कर पाते हैं, जो नहीं कर पाते, उनमें खाली एक फ़र्क होता है। इसमें कोई ताल्लुक नहीं है कि प्रोडक्ट अच्छी है नहीं है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो बम हो जाती है फंड रेजिंग के बाद ही वो फेल हो जाती हैं, ठीक है। फ़र्क क्या होता है? उनके पास एक्स्ट्रा स्किल्स होते हैं। आप बहुत कमाल के कोडर हो, लेकिन क्या आप एक्सेल निंजा भी हो? एक्सेल निंजा जो अपनी फाइनेंशियल वो दिखा सकता है कि ये मेरी ROI है सर, ये मेरा मंथली एक्सपेंस है, ये मेरा बर्न रेट है, और ये सब चीज़ें कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है एक कोडर के लिए। उसको खाली सीखना है कि करना क्या है, क्योंकि हम तो मैथ्स के लोग होते हैं सर। हमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है कि आपको सीखना ये कनेक्ट हो कहाँ से रहे डॉट्स। क्योंकि जो फाइनेंशियल जो भी लोग होते हैं ना, हु अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, वो उसको हमेशा एज अ रॉकेट साइंस पेंट करते हैं कि यार कंपनी की वैल्यूएशन निकालना बहुत रॉकेट साइंस है यार, तुम्हें तो 6 एक्सेल फाइल लगेंगी। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको एक कमाल के इंजीनियर को 2-3 घंटे का काम है, बस हमें बेचा जाता है ये तो बहुत मुश्किल है, पिच डेक बनाना, ओ माय गॉड बहुत मुश्किल काम है यार, पिच डेक कैसे बनाएंगे, फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनाएंगे, ये कैसे होगा, ये बहुत मुश्किल काम है, तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम एक काम करो इसको आउटसोर्स कर दो। यहाँ पे आके आप फेल हो जाते हो। लेकिन फाउंडर को तो फिर सब चीज़ों पे गिरफ्त होनी चाहिए ना। सो फाउंडर को तो हर चीज़ पे गिरफ्त होनी चाहिए। तो फिर जो आप कह रहे हैं कि फिर आई स्टार्टेड अगेन, अब यू हैव टू थोड़ा सा इसको अगर आगे बढ़ाएं, तो अब क्या जर्नी रही है आपकी, किस तरह स्केल किया आपने, थोड़ा बताएं। बिल्कुल। तो जब मैं शुरू किया दुबई से दोबारा वही DSO से, DTech से, तो मैंने 2 काम किए। पहले तो मैंने एक काम किया, मैं रह भी वहीं रहा था, काम भी वहीं कर रहा था, ठीक है। तो मैं और मेरी वाइफ वहीं पास में रहते थे एक जगह पे, तो मैं लिटरली वॉक करके आता था काम पे। तो उसने बहुत मेरी लाइफ दुबई में मेरी इमेजिन ड्राइव करना बच गया, मेरा बहुत कुछ बच गया। तो वो एक बैक टू जैसे कहते हैं ना, एक आर्टिस्ट सॉर्ट ऑफ कोडर जॉब हो गई मेरी, और सब काम मैं खुद कर रहा था, कॉल भी खुद लेता था, सारे काम। और जहाँ जहाँ ऑटोमेशन हो सकती थी मैंने ऑटोमेशन की, जहाँ जहाँ मैंने कहा यहाँ पे बंदे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो मैंने वो सब, तो मैंने इस कंपनी को ऑलमोस्ट 90% मैंने ऑटोमेशन पे चला दिया। और एक कल्ला बंदा चला रहा है सब कल्ला चीज़ें? खाली मैं चला रहा था, बिल्कुल खाली मैं चला रहा था, ठीक है। और मैंने उसको 90% ऑटोमेट कर दिया। मैंने कहा यार बाहर से आप बोलोगे यार कितने लोग काम करते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर से वो काम हो रहा था, सारा रोबोटिक्स प्रोसेस मतलब काम हो रहा था, ऑटोमेटिक काम हो रहा था। अच्छा, पहले मैंने ये काम किया, फिर मैंने अचीव की पहली 1000 बुकिंग्स। कैसे हम पहले 1000 बुकिंग्स कर सकते हैं, क्योंकि पहली 1000 बुकिंग्स आएंगी, मेरा उसमें एक मैथ्स था, तो पहली 1000 बुकिंग्स आएंगी तो हम 2 लाख दिरहम कमाएंगे फॉर एग्जाम्पल। तो उन 2 लाख से हम क्या करेंगे, तो मैं बड़ा कैलकुलेटिवली उसको फिर आगे मैंने बढ़ाया। फिर मैंने पहला बंदा हायर किया अपने बाद, दूसरा हायर किया, तीसरा, चौथा, तो इस तरह से फिर इसको मैंने बढ़ाया फिर, और ये एक कामयाब कारोबार तक मैं इसको ले गया। मतलब इट वॉज पेइंग सैलरीज, इट वॉज रनिंग रियली वेल, ठीक है। और आ गया जनाब कोविड। जैन 2020 हमारा सबसे हाई अर्निंग मंथ था मेरी लाइफ का, जैन 2020। जब जैन शुरू हुआ, जब 2020 शुरू हुआ, मैंने कहा कमाल, ये साल तो मतलब कमाल कर देगा, ठीक है। और जब जब हमने बुक्स बंद की, मैंने कहा कमाल, ये तो हो गया ना कमाल। बस फिर आगे जो हुआ, फिर बुक्स खुली नहीं। हाउ डिड यू कोप विद दैट? मुश्किल था, डिफिकल्ट था सर। पहले तो समझ नहीं आया कि
कि ये मजाक है या सीरियस है, कि वाकई में सब बंद हो रहा है। ये दिमाग ने उसको प्रोसेस, हाँ, दिमाग ने प्रोसेस नहीं किया कि यार ये वाकई में सब बंद हो रहा है, क्या बात कर रहे हो यार, ये एयरपोर्ट कैसे बंद हो सकता है, ये कैसे बंद, ये बैंक कैसे हो सकता है बंद, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब देखा कि वाकई बंद हो गया सब, तो उससे 2 चीज़ें सीखी। एक तो ये कि क्योंकि मैं एक लीन स्टार्टअप पे चल रहा था, मेरा कॉस्ट बेस इतना हाई नहीं था, ओपेक्स मतलब बहुत कम था, तो किसी को फायर नहीं किया, उसको चलाया। उस टाइम पे ना एक आप कहें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। मेरे पास कोई प्लान नहीं था कि मैं कहीं और बाहर जाके काम करूंगा या मैं कभी भी दुबई से बाहर जाऊंगा, मेरे पास कोई प्लान नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, दुबई में खुश था, अबू धाबी, दुबई, शारजा में अपनी गाड़ी रेंट हो रही थी, हर 10 मिनट में एक बुकिंग आ रही थी, लाइफ वॉज गुड। प्रॉब्लम कहाँ पे आई, जब बिल्डिंग मेरी सील है, जिस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, लेकिन मैं फिर भी उसका रेंट दे रहा हूँ, फिर भी उसका रेंट कट रहा है। मुझे इससे प्रॉब्लम थी। मैंने कहा बिल्डिंग अगर सील्ड है और आपने अनाउंस किया 1.2 बिलियन का पैकेज है फॉर स्टार्टअप्स, तो मेरा पैकेज में, इसमें मेरा तो कुछ पैकेज होगा ना सर, या मेरा पैकेज नहीं है। ठीक है, तो मेरा कोई उसमें पैकेज नहीं था। डीटेक में इनोवेशन इंडेक्स पे मेरी कंपनी उस पर नंबर 6 पे आती थी। 796 कंपनीज में इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 6 में, फर्स्ट कंपनी टू विन द गल्फ कैपिटल मीड अवार्ड फॉर इनोवेशन। आई वॉज द फर्स्ट कंपनी, 1 मैन कंपनी, राइट। ठीक है, और उससे फिर शुरू हुआ सिलसिला। तो मैं बहुत कुछ लेके आया था उनके लिए। आई ब्रॉट अ लॉट ऑफ एक्युलेट्स फॉर द होल इकोसिस्टम। तो मैंने कहा ये अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये तो प्रॉब्लम है। फिर मैं गया, उनसे मिला, उन्होंने कहा देखो तुम्हारे लिए ये नहीं है, क्योंकि तुम एक्सपर्ट हो, तुम्हारे लिए ये पैकेज नहीं है। ठीक है, ये पैकेज बिल्कुल है, हम खर्च कर रहे हैं अपने लोगों पे, तुम्हारे लिए ये पैकेज नहीं है, बिल्कुल माजरत चाहते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि तुम रेंट 6 महीने बाद दे देना। तो मैंने कहा 6 महीने बाद भी तो देना ही है ना। हाँ, मेरी It doesn't change anything on, या मतलब इससे फर्क क्या पड़ेगा मेरे उसमें टोटल एक्सपेंसेस में। तो उस टाइम पे फिर मैंने दिमाग कुछ चेंज हुआ। तो मई में मैंने सोचा कि यार दुनिया में और कहाँ क्या क्या हो रहा है। फिर मैंने रिसर्च शुरू कर दी, मजीद आगे एक्सेलरेटर्स पे, टेक्स्टार्स में अप्लाई किया, ठीक है, टेक्सीड में अप्लाई किया, और जगह अप्लाई किया। टेक्सीड में मेरा हो गया फ़ौरन से। ठीक है, फिर वहाँ से शुरू हुआ मेरा जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर आउटसाइड द यूएई, जब मैं पोलैंड गया टेक्सीड प्रोग्राम में। और उसने फिर क्या आपको वहाँ से फिर आपने इसका फुटप्रिंट बढ़ाया पोलैंड से? बिल्कुल। तो उस टाइम पे क्या था, मेरा जो बिजनेस मॉडल था ना, वो था सिर्फ डिजाइन्ड फॉर द गल्फ, फॉर द यूएई, फॉर, सही है, फॉर दुबई, शारजा। और मेरे पास ये आइडिया नहीं मिल रहा था मुझे कि यार ये बिजनेस बढ़ाना कैसे, इसको मतलब दुनिया और कोई शख्स अगर कोई होगा रेंटाकार, वो मुझसे कैसे लेगा लाइसेंस मेरा, ये समझ में मुझे नहीं आ रहा था। ठीक है, क्योंकि मेरे पास गाड़ियाँ नहीं, मैं तो गाड़ियाँ ओन ही नहीं करता। जैसे बजट एंटरप्राइज है, वो तो गाड़ियाँ भी देते हैं, सब कुछ देते हैं ना, मैं तो खाली दूंगा एक सॉफ्टवेयर। तो अगला शख्स मेरी फ्रेंचाइज कैसे बाय कर सकता है जैसे ऐसा सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आके मैं थोड़ा अटक रहा था, समझ मुझे नहीं आ रहा था। और एक मीटिंग में मुझे बार बार एक पिंग आ रहा था एक कंपनी से, माल्टा से, दे वांटेड टू मीट मी, वी वांट टू मीट यू, और मैं उसको इग्नोर करते जा रहा था बहुत टाइम से। तो मैं फिर वो मीटिंग ली, फाइनली जूम पे वो मीटिंग हुई। ठीक है, उस मीटिंग ने मेरी लाइफ बदल दी सर। वो मीटिंग जो थी ना, वो कमाल की मीटिंग थी। वो कहते हैं ना लिसनिंग ऑलवेज हेल्प्स। तो जब वो मीटिंग शुरू हुई तो मैं क्या देखता हूँ, सामने एक बहुत बड़ा कैमरा लगा हुआ है, एक बोर्ड रूम है, 10 लोग बैठे हुए हैं। मैंने कहा यार ये मीटिंग रेंट कार से हो रही है, किससे हो रही है, और इस तरह मैं बैठा हुआ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने अपना तारुफ कराया कि भाई मेरा नाम ये है, मैं एक बहुत बड़ी ग्रुप कंपनी का बेटा हूँ, ये फैमिली बिजनेस है, वी ओन दिस, वी ऑल्सो ओन रेंट कार। हमने आपका काम देखा है ऑनलाइन, पसंद आया हमें, हम आपकी फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, दैट वाज अ कीवर्ड। मैंने कहा फ्रेंचाइज, लेकिन मैंने कहा मैं तो गाड़ी बेच नहीं रहा। एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी फ्रेंचाइज लेंगे, आपकी ब्रांड लेंगे, गाड़ियाँ हमारी होंगी, ब्रांड आपकी होगी, दैट सॉर्ट ऑफ और इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होगा। हाँ बिल्कुल। तो वो दैट रैंग अ बेल इन माय हेड। मैंने कहा वाओ यार ये कमाल है, कमाल का आइडिया है। मैं कहा डन है, करते हैं। सो आई प्रिटेंडेड के मैंने ऐसे किया प्रिटेंड कि मुझे पता है ऑलरेडी, और ये तो ऑलरेडी मेरा बिजनेस मॉडल भी है, ये भी एक ऑप्शन है। मैंने कहा कि मैं आपको ऑफर भेजता हूं। और ये उधर ही रन टाइम पे, यू डिड दैट राइट देयर एंड देन इन द मीटिंग? रन टाइम पे सर, रन टाइम पे। वाओ। तो मैंने कहा कि आपने ऑलरेडी और लोगों से बात की है? बोला हाँ हमने इन लोगों से बात की है, लेकिन वो लोग गाड़ियाँ देते हैं, हम तो हमारे पास ऑलरेडी गाड़ियाँ हैं, तो हम उनसे काम क्यों करेंगे। मैं कहा मैं समझ गया सारे काम। मैं कहा डोंट वरी, मैं बिल्कुल करता हूँ। तो मैं आपको अपना भेजता हूँ, अग्रीमेंट करते हैं। क्या कॉस्ट होगी जी? मैंने कहा जी कॉस्ट होगी 20,000 यूरो। डन है, करते हैं। अच्छा डन हो गई जी, ठीक है। अच्छा फिर जब मैंने कॉल काटी, मैंने पहला कॉल किसको मिला? अपने लॉयर को। यार तेरे पास कोई एग्रीमेंट पड़ा है फ्रेंचाइज का, प्लीज़ दे दे यार मुझे, मतलब काम आएगा। तो वहाँ से शुरू हुआ सर, और आज अपना कारोबार जो है 60 कंट्रीज में चल रहा है सर।
And it is basically a franchise model. You're franchising it in 60 countries where people take it from you, run your infrastructure, use your name. Fantastic story. What has brought you to Pakistan? यहाँ पे आप खुद कर रहे हैं, यहाँ पे भी कोई लोकल पार्टनर आपके साथ आया है? तो पाकिस्तान का बहुत एक ख्वाहिश थी कि अभी कुछ करते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं जो पाकिस्तान आते हैं, वो गाड़ी रेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो जब सर्च करते हैं ऑनलाइन उनको मिलता नहीं है कुछ खास कायाक पे, स्काई स्कैनर पे। तो मैंने कहा कुछ करते हैं फॉर पाकिस्तान। तो एक 2-4 लोग थे जिससे मुलाकात हुई। तो लास्ट ईयर मुलाकात हुई बर्लिन में। फास्ट ट्रैक रेंट कार एक कंपनी है, दे आर वेरी गुड इन पाकिस्तान, दे आर ऑल्सो इन ऑल द एयरपोर्ट्स। तो उनसे मुलाकात हुई, की टर्म्स डिस्कस हुए, चीज़ें डिस्कस हुई। तो फाइनली नाउ वी आर ब्रिंगिंग इट इन पाकिस्तान एज अ फ्रेंचाइज। Awesome. So you've just उनके साथ हो गया है एंड यू आर ऑल इन विद देम, मतलब वो आपका फाइनल रेंटल यहाँ लॉन्च करें। 2-3 सवाल थोड़ा फाइनल रेंटल्स के बारे में। एक तो ये कि प्राइस वाइज जब आप कहते हैं कि मैं छोटे लोगों के साथ भी काम करता हूँ, देखिए हमारा काम क्या है, मैं तो हमेशा चीज़ को ऐसा देखता हूँ कि व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग। मतलब हम जैसे रफ्तार है, हमारे पास अपनी कोई ऑफिस की गाड़ी नहीं है, हमको हमारे लोग कहीं आते जाते हैं तो अभी वो जैसे यहाँ पे आजकल यांगो है, इन ड्राइव है, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए, क्योंकि अभी जो रेंट कार है उस पर गाड़ियों के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, मतलब कोई छोटी गाड़ी मिलती नहीं है रेंट कार पे, और जो कार्स मिलती हैं उनके रेट्स कुछ ऐसे होते हैं कि अफोर्डेबल नहीं होते। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शंस प्लस रेट्स। तो इस लिहाज से आपका जो ये छोटे कार रेंटल्स को लाने वाला मॉडल है, क्योंकि देखिए अक्सर होता क्या है, मैं बड़ा आपसे रियली बात करूँ हमारे, कि बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ आते हैं लोगों को नीचे से ऊपर उठाने के लिए, लेकिन फिर इवेंचुअली वो बड़े और अमीर लोग ही उसको ख़रीद लेते हैं और बड़े और अमीर लोग ही उस पर काबिज हो जाते हैं। तो आप कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने मॉडल को उस चीज़ से? और ये बताएं कि ये एक मेरी ज़िंदगी में, रफ्तार की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे अगर मैं भी कार रेंटल करता हूँ और अब मैं किसी अभी हमारे फलाने भाई हैं, ज़ुबैर भाई हैं, उनको फ़ोन करता हूँ, वो मुझे गाड़ी भिजवा देते हैं, तो हाउ विल इट बी डिफरेंट? बिल्कुल। तो देखिए पहले तो ये है कि जो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो शख्स है जो पाकिस्तान में ट्रैवल इनबाउंड आ रहा है, पाकिस्तान में जो बाहर से आ रहा है पाकिस्तान रहने के लिए 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, उसको गाड़ी चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा एक टारगेट B2C कस्टमर है, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल कि रफ्तार की लाइफ में कोई फ़र्क ना आए बिकॉज ऑफ माई सर्विस, लेकिन जब आप दुबई जाएंगे फॉर एग्जांपल या और कहीं जाएंगे, आप गाड़ी रेंट कर सकते हैं विद फाइनल रेंटल्स, क्योंकि पाकिस्तान में जो आप नहीं, मतलब मैं अगर ये कोई इस पर कोई आपकी पाबंदी है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे कह रहे हैं मैं बाहर से आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इसमें तखसीस कैसे करते हैं आप, इसमें आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? क्योंकि जो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो रही है आउटसाइड प्लेटफॉर्म्स पे, कायाक, स्काई स्कैनर, एक्सपीडिया, booking.com। तो अगर कोई शख्स बैठा हुआ है ह्यूस्टन में फॉर एग्जांपल, पाकिस्तानी है, और वो कराची जा रहा है, वो सर्च करता है स्काई स्कैनर पे रेंट कार इन कराची, तो उसको देखेगा फाइनल रेंटल्स, ठीक है, और आप बुक कर सकते हैं। तो ये इनबाउंड ट्रैवलर्स के लिए, दुनिया में हर जगह इनबाउंड ट्रैवलर्स के लिए है। आप सर्च करेंगे आपको शायद वो नहीं दिखेगा स्काई स्कैनर पाकिस्तान पे, क्योंकि ये इनबाउंड ट्रैवलर्स के लिए सर्विस है ये, ठीक है। और ये इंडस्ट्री ऑलमोस्ट, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, 50 बिलियन पाउंड की इंडस्ट्री है ये, इनबाउंड ट्रैवल कार। दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन देखिए जैसे booking.com है या एक्सपीडिया है, तो उन पे तो booking.com पे तो मैं अपने शहर के अंदर भी, यहाँ रहते हुए भी कोई अपार्टमेंट, कोई होटल, कुछ भी बुक कर सकता हूँ। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट। इट इज़ डिफरेंट, यस। जो कार रेंटल है, देखिए जो कार रेंटल है वो बहुत डिफरेंट है। जो पीयर टू पीयर है ना, शेयरिंग, जैसे एयरबीएनबी टाइप मॉडल है, जैसे आप अपना अपार्टमेंट आप बुक कर सकते हैं। कार रेंटल में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसमें अपनी गाड़ी अगर आप रेंट करने जाएंगे उसके लिए बहुत चीज़ें हैं आपको चाहिए। Yes. अगर आप रेंट कार कंपनी है, प्रॉपर रेंट, तो फिर आप गाड़ी रेंट कर सकते हैं ऑन कायाक, स्काई स्कैनर, थ्रू फाइनल रेंटल्स एज अ लाइसेंसी। और हम सिर्फ प्रॉपर जो रेंट कार है उनके साथ ही काम करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जो पाकिस्तान में होंगे उनके साथ आपका वो बंदा लेगा और आपके साथ वो उसको लेके कर लेगा, यही होगा ना, जो भी आपका पार्टनर है यहाँ की लोकल रेंटल्स के साथ काम करेगा। एक चीज़ मैं देख रहा था आपके उस पर कि कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल है आपके फाइनल, इज दैट करेक्ट? दैट्स मंथली, दैट्स फॉर मंथली रेंटल्स। अगर आपको गाड़ी चाहिए मंथली बेसिस पे, मंथ ओवर मंथ पे, रोलिंग बेसिस पे, तो वो एक मॉडल है, सब्सक्रिप्शन मॉडल। वो हर मुल्क में नहीं है। जिस सिटी में वो चीज़ अलाउड है, लीगली वो चीज़ अलाउड है, वहाँ पे हम उसको इनेबल करते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने अभी गुफ्तगू ये छिड़ गई। एक तो मुझे ये बताइए कि हमारे एक दोस्त हैं आसिफ अहमद, ही इज़ इनसाइडर ऑफ द ऑटो इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। वो हमारे पास पॉडकास्ट के लिए आए थे कुछ अर्से पहले। तो उन्होंने एक बात ये कही थी कि फरहान देखो,
गाड़ियों के इस्तेमाल का जो कंज्यूमर बिहेवियर है ये अगले 5-10 सालों में बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा कि जैसे अभी आपका ट्रैवलिंग का होता है कि आप कहीं जाते हैं तो वहाँ घर नहीं खरीदते हैं, आप होटल में या कहीं से कोई एक रूम लेते हैं, वहाँ इस्तेमाल करते हैं और उसको वो कर देते हैं। और उन्होंने बोला द वर्ल्ड विल इंटायरली शिफ्ट टू कार रेंटल्स। इतनी गाड़ियाँ होंगी, इट विल बी लाइक अ गैजेट, यू कैन यूज़ इट फॉर अ फ्यू डेज, यूज़ अनदर वन, एंड इट विल ऑल बी लाइक अ रेंटल मॉडल। ये इसी तरह की फाइनल रेंटल तो का मॉडल डिफरेंट है, लेकिन कोई भी रेंटल ऐप्स होंगी, कंपनीज होंगी, उनके पास गाड़ियाँ हुआ करेंगी, आपके पास उनकी एक मेंबरशिप होगी। बाय द वे यूके में जहाँ आप हैं वहाँ लीज मॉडल पे ये हो भी रहा है, लोग 1-2 साल के लिए गाड़ियाँ लेते हैं, कोई ओन नहीं करता गाड़ी, वो 2 साल के बाद फिर कोई और गाड़ी ले लेता है, फिर 2 साल के बाद कोई और गाड़ी ले लेता है, सॉर्ट ऑफ किराए पे रखते हैं गाड़ी को। तो एग्जैक्टली मेरा भी सो मैं खुद भी ऐसी गाड़ी यहाँ पे चला रहा हूँ। जो मेरी गाड़ी है वो लीज पे है 2 साल What के do लिए। you think of that? What do you think of that? Do you think कि ये जो ऑटो का पूरा मुस्तकबिल है, क्योंकि देखिए जितनी इस वक्त टैक्स सबसे ज़्यादा जो एक कंज्यूमर लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ा जो डिस्ट्रप्शन आ रहा है वो ऑटो सेक्टर में आ रहा है ना। पहले ईवी हुआ, फिर अब सेल्फ ड्राइविंग कार्स की तरफ हम जा रहे हैं। मतलब मैं अभी लंदन में ही था, तो मैं लंदन से कैम्ब्रिज जा रहा था, तो हमारा एक टर्किश टेस्ला एक बंदा था, ड्राइवर था, उसके पास टेस्ला गाड़ी थी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा, आर यू एक्साइटेड अबाउट सेल्फ ड्राइविंग? कहने लगा, नो आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट सेल्फ ड्राइविंग। मैंने कहा क्यों? कहने लगा, ब्रदर दे विल, मतलब बेसिक मैं उर्दू में बता देता हूँ लोगों के लिए, कि उसने बोला भाई जब सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी आएगी तो ऊबर और ये जो है ये तो खुद सारी गाड़ियाँ ख़रीद लेंगे और ये फिर ड्राइवर को थोड़ी कमीशन देंगे, एंड यू नो द होल ऊबर मॉडल विल चेंज, आई विल बी थ्रोन आउट ऑफ द पिक्चर। सो ये जिस तरह से डिसरप्ट हो रहा है, आप टेक्नोलॉजी को किस तरह देख रहे हैं हमारी ट्रांसपोर्टेशन को इफेक्ट करते हुए? टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन को किस तरह देख रहे हैं अगले 5 सालों में? अगर आप देखें ना कि ओनिंग अ कार जो कॉन्सेप्ट था, हम एक शिफ्ट देख रहे हैं एक जनरेशन में। जो मेरे फादर थे उनके लिए गाड़ी ओन करना एक कमाल का एक अचीवमेंट था कि मैंने गाड़ी ले ली है। जैसे हम घर ले लेते हैं कि भाई लाइफ में सोशो इकोनॉमिक एक लैडर में मैं ऊपर पहुंच गया हूँ, एक कदम आगे पहुंच गया हूँ कि मैंने गाड़ी ओन कर ली है। अभी क्या है, अभी जो जनरेशन में हम देख रहे हैं, गाड़ी ओन करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात रही नहीं। और यहाँ पे गाड़ी की अवेलेबिलिटी भी कोई बड़ी बात रही नहीं, स्पेशली वेस्ट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। और ईवीज़ ने भी बहुत कुछ चेंज कर दिया। ईवीज़ जैसे बनाई जाती हैं, जैसे वो दिखती हैं, उनको देख के लगता भी है कि यार ये एक डिस्पोजेबल एसेट है जिसको मैं चलाऊंगा 3-4 महीने, फिर कल को नहीं आ जाएगी, एक नया आईफोन आ जाएगा, मैं नया आईफोन ले लूँगा, इसके पीछे मैं क्यों जाऊँ। तो ऐसे उनका ऐसा एक बिहेवियर है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्राइवर लेस तो होगा इन फ्यूचर। जो फ्यूचर है वो ड्राइवर लेस है, सीधी सी बात है। गाड़ी आएंगी, आपको ले जाएंगी खुद ही, लेकिन उनके लिए जो ऐप चाहिए होगी वो ऐप से आप बुक करेंगे। वो जैसे ऊबर है, ऊबर आप कह रहे हैं ऊबर तमाम फ्लीट ले लेगा, ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये अगले 10 साल से पहले ऐसा होगा बिल्कुल, क्योंकि ड्राइवर लेस एक वर्ल्ड आएगा। लेकिन इसमें अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है, वो ये है, मैं नहीं देखता कि कॉर्पोरेट कार रेंटल फॉर एग्जांपल या कॉर्पोरेट लीजिंग में कुछ तब्दीली आएगी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक ड्राइवरलेस कार पे अभी नहीं छोड़ सकते। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस पर आप नहीं छोड़ सकते। एक दूसरी बात क्या है, जो मोबिलिटी है वो एक शेयर्ड, एक कंटिन्यूस मोबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट हमारा है। जैसे हाइपर लूप है, तो हाइपर लूप कहता है मैं आपको यहाँ से वहाँ पहुँचाऊँगा 80 मिनट में, आगे आपके लिए गाड़ी खड़ी होगी ऑटोमेटिक, वो भी मेरी गाड़ी होगी टेस्ला की, वो आपको वहाँ से उठाएगी, आपको आपके घर पहुँचा देगी। तो ये एक शेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ मोबिलिटी है। तो देखेंगे ये फ्यूचर में ये ऐसा ही होगा कि सब कुछ ड्राइवरलेस होगा। मेट्रो भी ड्राइवरलेस है आपकी, जिसमें आप बैठे हैं, जिस बस में आप बैठेंगे वो भी ड्राइवरलेस होगी, जिस गाड़ी में आप जाएंगे वो भी ड्राइवरलेस होगी, ऐसा आएगा। कार रेंटल पे इसका असर क्या पड़ेगा, मैं आपको इसके 2 एग्जाम्पल देता हूँ। नंबर 1, हर्ट्ज ने बहुत सारी गाड़ियाँ बाय करी टेस्ला से, ठीक है, टेस्ला मॉडल 3 फॉर एग्जाम्पल। उन्होंने कहा इन सब को हम रेंट करेंगे और ये कामयाब हो जाएगा गेम। प्रॉब्लम क्या हुआ, उनको वो गाड़ियाँ बेचनी पड़ रही हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, ईवी को जब आप चार्ज करते हैं तो ईवी चार्ज करने के लिए आज भी फास्टेस्ट से फास्टेस्ट चार्जर 48 मिनट से लेके 6 घंटे लेती है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अगर मैंने गाड़ी रेंट करी ईवी फॉर एग्जांपल, और अगर वो 4 घंटे चार्ज करने को ले रही है, ये भी मुझे नहीं पता मुझे कि आगे ये स्टेबल आगे स्टेशन भी है नहीं है जहाँ से मैं गाड़ी चार्ज करूंगा, तो मेरा टाइम से मेरा जो हॉलीडे है वो ज़ाया हो गया। वो पैसे किसके खाते में जाएंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक हम चार्जिंग को 5 मिनट तक पे लेके नहीं आएंगे, वो मतलब सेम टाइम जहाँ पे आपका फ्यूल टैंक फुल होता है 5 से 10 मिनट, जब तक आप उस लेवल तक लेके नहीं आएंगे, ईवी आपकी रेंटल में से स्पेस में कभी कामयाब नहीं होगी शॉर्ट टर्म में।
लीजिंग में तो होगी कामयाब, मैं खुद एक ईवी चला रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म रेंटल में आपकी कामयाब ईवी कभी भी नहीं होगी जब तक उसको आप उस लेवल पे लेके नहीं आएंगे. और एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो बिग फैक्टर. आई नो द डिस्कशन इज नाउ मूविंग टू फ्रॉम टेक टूवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बहुत लोगों को इससे बहुत कोफ्त होती है कि यार मतलब मैं 8 घंटे इसको चार्ज पे लगाऊंगा, मतलब इट्स अ बिट टू मच फॉर अस, और स्पेशली एट अ टाइम व्हेन लोगों के कंसंट्रेशन स्पैन और फोकस वैसे ही इतना ख़राब होता जा रहा है. लोगों को फ़ौरन चीज़ें चाहिए. आप एक तरफ लोगों को आदत लगा रहे हैं, हर काम फ़ौरन होता है आपका, ये फ़ौरन मंगवा लो, अमेजॉन 24 घंटे में डिलीवर करता है, फलाना चीज़ 15 मिनट में आ जाती है, क्विक कॉमर्स, ये कॉमर्स, और साथ गाड़ी 8 घंटे में चार्ज हो रही है. तो लोग कहते हैं यार दैट्स अ बिट ऑफ अ टर्न ऑफ. एब्सोल्युटली. और ऑल्सो इसमें एक और भी चीज़ है कि बहुत सारे जो चार्जेस हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया, मतलब अमेजिंगली मतलब इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जहाँ पे वो चार्जर काम करना ही है, जैसे पार्लियामेंट के पास है, सिटी सेंटर में है, वो चार्जर स्टेबल नहीं है. आप चार्ज करते हैं तो वो चार्जिंग स्पीड, उसकी जो ऑप्टिमल स्पीड है वो उससे नीचे चार्ज कर रहा है. ठीक है, अक्सर मैंने देखा कि ऊपर नीचे होता है, और कभी कभी क्या होता है बीच में चार्जिंग में वो रुक जाता है. वो चार्ज कर रहा है, आप छोड़ के गए, आपने कहा यार चलो शुक्र है मेरी गाड़ी बट चार्ज यू हो आर अ जाएगी. टेक गाय, कम ऑन अमर, यू आर अ टेक गाय, टेल मी समथिंग. क्योंकि आप ये बहुत अच्छी तरह देख रहे होंगे, आपने तो पूरा ये टेक का पूरा साइकिल देखा है अभी. एक प्रोडक्ट साइकिल, जो कामयाब प्रोडक्ट साइकिल्स रहे हैं दुनिया में, उसमें ये जो बग्स होते हैं, ये बग्स क्लियर होने में कितना टाइम लग जाता है नई टेक्नोलॉजी के, और क्या ईवी को वो टाइम लग चुका है या अभी बाकी है? ईवी का प्रॉब्लम ये है कि इसके बनाने वाले बहुत सारे हैं. अब तो चाइना ने, मैं तो अभी यूके आया, चाइना ने तो यूके में भी ऐसी की तैसी फेर दी है जी. जाइको, ओमोडो, 48 से ज़्यादा ईवी ब्रांड्स हैं चाइना में जो ईवी बना रही हैं, जैसे आईफोन बनता है डेली बेसिस पे. ठीक है, और उसका फिर प्रॉब्लम क्या आता है कि मुख्तलिफ चार्जर्स हैं. अक्सर जो चार्जर्स हैं ना, जो कंपनीज हैं, उन्होंने टेस्ला का मॉडल अपनाया है, क्योंकि इलोन मस्क ने अपने सारे पेटेंट्स को पब्लिक कर दिया. उन्होंने कहा ये पब्लिक कर दिया मैंने, आप सब बनाओ. ठीक है, तो उन्होंने कॉपी तो कर लिया, लेकिन वो कॉपी मैं कहूँगा कि वो एक कामयाब अक्सर कॉपी नहीं होती. अभी जैको जो गाड़ी है, कमाल की गाड़ी है, ब्यूटीफुल लुकिंग कार. क्या होता है, कभी चार्जर जब आप डालते हैं ना, वो चार्जर फंस जाता है उसमें, वो निकलता नहीं है. जब तक आप कॉल नहीं करेंगे, वहाँ से खोलेंगे नहीं, तो ये उसमें एरर्स हैं, प्रॉब्लम्स है. तो वो जो प्रोटोकॉल, जो इम्प्लीमेंटेशन है उस टेक का, वो बेहतर नहीं हुआ है. तो वो अभी भी टेस्टिंग में है. लेकिन मैं कहूँगा पोलस्टार, टेस्ला, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, इनकी जो ईवीज हैं, इन्होंने टेस्ट भी कर लिया है, और ये स्टेबल, मैं समझता हूँ 99.9% स्टेबल है. लेकिन जो अभी नई ब्रांड्स हैं फॉर एग्जांपल, दे आर वेरी एंटरप्रेन्योरियल. मैं कहूँगा वो उनके स्केल कर रहे हैं, वो बस वो खींचे जा रहे हैं, वो स्केल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो कर रहे हैं, जब मसला आएगा देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे. सेम प्रॉब्लम हुआ था वो जो एक ईवी कंपनी है इंडिया में, वो जो ओला ईवी, ओला इलेक्ट्रिक, उसमें जो स्कूटर्स जो हैं उनके, वो स्कूटर उनके खड़े खड़े फट रहे हैं. स्कूटर तो यहाँ पे भी, हालांकि पाकिस्तान में कितनी बड़ी मार्केट है, लेकिन लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे स्कूटर्स को. कराची में भी आपको पता है, कराची में पता नहीं 30-40 लाख बाइक्स हैं, लेकिन लोग नहीं जाए उसमें. खैर, हम बहुत दूर चले गए. कमिंग बैक टू टेक, वी हैव स्पोकन अबाउट योर जर्नी, योर टाइम इन पाकिस्तान. आपने शुरू में जिक्र किया था पाकिस्तान का. अब मैं थोड़ा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, आई वांट टू ब्रिंग यू बैक टू पाकिस्तान. आपने एक पूरा 20 साल का साइकिल देख लिया है. आपने छोड़ा 2007 में, अभी 26 आ गया है. कुछ बदला है अम्मार? अच्छा बदला है, बुरा बदला है? आप बाहर बैठे हैं, खुल के बात कर सकते हैं. देखिए, पाकिस्तान मैं समझता हूँ बहुत ही एक स्पेशल कंट्री है. ठीक है, जितनी भी कंट्रीज में मैं गया हूँ, मैं देखता हूँ, आई थिंक हमने उसको सही से मैनेज नहीं किया है. ना तो पॉपुलेशन को, ना जोग्राफी को, ना अपने रिलेशंस को. ठीक है, प्रॉब्लम सबसे बड़ा कहाँ पे आता है, जब आप यूथ को कहते हैं कि यार मेरे पास तुम्हारे लिए कोई आइडिया नहीं है, तुम खुद ढूंढ लो. तो भाई कराची एयरपोर्ट पर जो लाइन लगी हुई है आज, वो ऐसी लगेगी सर लाइन, जो लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमने 3 काम नहीं किए. एक, हमने पाक रुपी से कभी प्यार नहीं किया. हमने PKR को अकेला छोड़ दिया बेचारे को, वो अब कहीं 280 पे पहुंचा हुआ है. ठीक है, अच्छा, प्रॉब्लम फिर कहाँ, मैं जब छोड़ गया था पाकिस्तान, उस टाइम पे था 56 का. ठीक है, और धर्म था 16 का. ठीक है, तो आज देखिए कहाँ पहुँच गया. ठीक है, और मुझे कहीं मिसाल नहीं मिलती किसी और मुल्क की सिवाय सोमालिया के या और जो बहुत ही जिसे कहते हैं कि अंडररेटेड कंट्रीज, जो ऐसे उनका डाउनफॉल हुआ हो. ठीक है, तो आई थिंक हमने मतलब मैनेज नहीं किया पॉपुलेशन को. हमने कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया कि मतलब जो यंगर जनरेशन ये क्या करेगी. जैसे आपने अभी कमाल का आपने दी मिसाल कि अजय बांगा जो हैं, जो वर्ल्ड बैंक के जो CEO हैं, वो कह रहे थे कि हमारे पास 1.2 बिलियन जॉब्स होंगी अगले 10 साल में जेनजी के लिए, लेकिन जॉब देने वाले सिर्फ 400 मिलियन लोगों को मिल सकी है वो जॉब. ठीक है, तो उनसे पूछा गया कि यार AI क्या करेगी, पूछा गया.
उन्होंने कहा देखो AI तो बहुत महंगी है वेस्ट वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे सर्वर्स हैं, जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये तो, लेकिन जो जो थर्ड वर्ल्ड है वहाँ तो AI सस्ती है, ठीक है, जो भी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो वो उनकी जो AI होगी वो हमसे अलग होगी। मैंने कहा भाई ये कैसे, बोला भाई वो ChatGPT इस्तेमाल नहीं कर पाएगा सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बहुत महंगी है, ठीक है। तो उसके पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। क्या वो ऑल्टरनेटिव डीप सीक है फॉर एग्जाम्पल, वो ऑल्टरनेटिव क्या है, या फ्री वर्जन है जेमिनाई का, वो जो भी है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड के लिए अभी भी जो भी AI कंपनीज हैं वो थर्ड वर्ल्ड को देखती हैं एज अ नंबर कि यार इतने मिलियंस ऑफ यूजर्स होंगे, ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट उनकी वो बाय नहीं कर, अफोर्ड नहीं कर सकते जो सब्सक्रिप्शन है। तो दे स्टिल विल बी रनिंग ऑन हाउ दे आर रनिंग राइट नाउ, ये कहते हैं वो। मतलब वो ये कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड अभी भी AI को अफोर्ड नहीं कर पाएगा उस हिसाब से। हाँ, वो मतलब वो हमें अपनी इक्वेशन में बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करते, कहते हैं यार ये नंबर्स तो हैं, इन नंबर्स में जेब में पैसा नहीं है नंबर्स की। लेकिन दैट जस्ट कनेक्ट्स मी विद समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो बात की डॉलर PKR की, देखिए इसकी एक बहुत बुनियादी वजह तो आपको भी पता है अमार, कि पाकिस्तान हमेशा डॉलर खाता ज़्यादा है, कमाता कम है। सिंपल सी बात है, इसीलिए रुपये डिप्रिशिएट होता रहता है। अब लोग बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं टेक की तरफ कि यार ये है वो हमारा वो सपूत जो मुल्क में डॉलर कमा के लाएगा। मुझे नहीं पता आप कितना कनेक्टेड हैं पाकिस्तान के टेक सीन से, लेकिन ज़रा थोड़ा मुझे, अगर आपको कोई इस बारे में कमेंट करना चाहें कि पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट्स के नाम पे टेक एक्सपोर्ट्स हो रही हैं उनकी क्वालिटी क्या है, उन पे अगर आप कमेंट करना चाहें। और दूसरा, जब अब क्लाउड और AI की वजह से कोडिंग किस तरीके से डिसरप्ट हो गई है, तो हम जैसे मुल्कों का जो एक लो वैल्यू एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, इनका मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान के अंदर टेक सेक्टर का? तो फरहान, मैं एक बात कहूँगा, बहुत आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी ये बात किसी भी शख्स से। हमारा ना डॉलर से ना एक जो ऑब्सेशन है विद डॉलर, ये कमाल का है। जैसे हम कहते हैं डॉलर कमाओ, डॉलर कमाना ही क्यों है? डॉलर कमाना ही क्यों है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखिए पाकिस्तान एक बहुत ही हाई कंज्यूमर इकोनॉमी है। जो हमारी जो लोकल मार्केट, जो हमारी लोकल कंजम्पशन है, जो भी हम लोग, हमारी एक पॉपुलेशन है, ठीक है, हमने लोकल एंटरप्रेन्योर्स पैदा नहीं किए। जैसे टाटा बिरला फॉर एग्जांपल, रिलायंस, हम वो लोग पैदा नहीं करा। हमारे पास बहुत कमाल के लोग हैं, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा, आरिफ हबीब साहब हैं और बहुत से लोग हैं, लेकिन हमने मतलब उस स्केल पे हम नहीं गए, ठीक है। तो लोकल जो हमारी कंजम्पशन है, हमने कभी उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। देखिए आप कहेंगे पाकिस्तान गरीब मुल्क है, बिल्कुल। अभी आप चले जाए मार्केट में, सदर में, आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान गरीब मुल्क है, आप चले जाए किसी मॉल में, आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। हमारे यहाँ जो कंज्यूमर है वो बाय कर ही रहा है। अच्छा, यहाँ पे परचेजिंग पावर की तो बात ही नहीं है। देखिए परचेजिंग पावर तो बाद में आती है। हम चलते कैसे, हमारे देखें, लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारी सोसाइटी काम कैसे करती है। फर्स्ट करें, आप मेरे कज़न हैं, आपको जी कोई चीज़ चाहिए, लेकिन आप वो बाय नहीं कर सकते। फर्स्ट करें, आप नहीं बाय कर सकते। अब मेरे पास आएंगे, हमारे पे यार ये मुझे लेके दो, हमारे पे आपको लेके देंगे। वो चीज़ शेल्फ से बिक गई है ना, वो चीज़ शेल्फ से बिक गई है विदाउट एनी कनेक्शन विद द परचेजिंग पावर। हमारी एक ऐसी इकोनॉमी है, हम लोग साथ में रहते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कर देंगे, उधार दे देंगे, ये कर, तुम ले लो, मैं भी ले लेता हूँ, तुम भी ले लो, अब हम आपस में मिल के चलते हैं। जो शख्स बाहर खड़ा है, कमा रहा है, वो यहाँ पे 11 लोगों को पाल रहा है, चाहे वो सऊदी में। देखिए ये आपने खुद ही जवाब दे दिया इसके। ये भाई वो लोग अनअर्न्ड कंजम्पशन इस वजह से हो रही है बिकॉज 40 अरब डॉलर की रिमिटेंस आ रही है अमार, और ये तो वाइट है, इससे कहते हैं इतना ही हुंडी और हवाले से आता है, तो वही पैसा कंज्यूम कर रहा है। शेल्फ पे चीज़ें बिक रही हैं, सेलों में रश लगा हुआ है, मॉल और गाड़ियाँ बिक रही हैं, प्लॉट बिक रहे हैं। तो आप इमेजिन करें, जो 40 अरब की जो रिमिटेंस आ रही है, क्या हम 40 अरब का लोकल मार्केट भी नहीं बना सकते या नहीं बना सकते? जो अगर हम देखें, हम क्या कर रहे हैं अभी, हम सिर्फ बैठे हुए डॉलर पे या फॉरेन एक्सचेंज पे जो आती है, हम उस पर कमाते हैं, हम उस पर खाते हैं। जो लोकल हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो इदारे हैं, जो इंडस्ट्री है, जो लोकल एंटरप्रेन्योर, हमने उसको एम्पावर ही नहीं किया है। PI आपसे नहीं चली, आपने बेच दी, कोई बात नहीं, ठीक है। हमारा एक प्राइड होता था पाकिस्तान स्टील, उसका जो पूरा निज़ाम है वो आपके सामने है, ठीक है। जो भी चीज़ आप देखेंगे, हम बचपन में बोलते थे सुई गैस आई है, भाई सुई गैस आ रही है भाई किचन में। जब हम छोटे थे स्कूल में, हम सुनते सुई गैस सुनते थे। अब जब बड़े हो गए, हमने कहा अच्छा ये सुई गैस है, ओके समझ में आ गई। कहने का मकसद ये है कि हमने लोकल जो हमारी जो ज़मीन है, लोकल जहाँ पे हम जीते हैं, पीते हैं, खाते हैं, हमने उसको सीरियस लिया नहीं। आप कराची का हाल देख लो, एज अ सिटी, एज अ मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, उसमें रहना मुश्किल है, ठीक है। आप देख, मतलब वो जो हमारी लोकल मैनेजमेंट, हम डॉलर से जी रहे हैं।
जो भी रेमिटेंस आ रही है हम हाँ, उससे मुल्क या चला तो रहे हैं। एड आ जाए या किसी जंग के पैसे आ जाएं या कुछ, हम खुद नहीं अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे सैलाब आ जाए वो भी नेमत है, अल्लाह क्योंकि माफ बाहर करे, से पैसे आते सैलाब हैं। ठीक है वो भी नेमत है, जलजला आ जाए वो भी नेमत है, IMF आ जाए हम ठीक है, वो डॉलर कहता है खाते ये हैं बस, हमें डॉलर खाने का शौक है। यूर राइट। आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड। अभी नसीम बेग साहब हैं, बहुत ही सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, आरिफ हबीब ग्रुप के ही फाउंडर हैं, कि वन ऑफ द को फाउंडर्स में से हैं, सीनियर आदमी हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात एग्जैक्टली यही बोली थी। उन्होंने कहा था भाई मसला ये है कि जब तक आप अपने लोगों को इनेबल नहीं करेंगे, तो जब तक अपने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। पहले अपने लोगों पे फोकस करना पड़ेगा, इनको पाँव पे खड़ा करना पड़ेगा, इनके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये कारोबार करेंगे तब चीज़ें बाहर भी जाएंगी और पूरा मुल्क और इकॉनमी ठीक होगी। नहीं बिल्कुल। और अब देखें हमारा जो हमारे गांव वगैरह हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, आप पूछेंगे किसी लड़के से जो वहाँ पे होगा क्या करते हो, ओ जी मैं कुछ नहीं करता, वड्डे पर आप बाहर ने, मतलब वो भेज ऐसा है ना। पूरे अच्छा, ये पूरे इंडिया गांव है जी, पूरे गांव। बल्कि अब तो कराची में अम्मार पिछले, अब आप इलाकों में जाएंगे, कुछ नहीं कर रहे, नीचे वाला भाई अपना चिल कर रहा है, वो चाय के ढाबों में बैठा हुआ है, दिन में कुछ नहीं कर रहा, वो रिलैक्स है, बाहर से आ जाता है जी, वो 1000 पाउंड भी भेजता है, 4 लाख रुपए हो जाते हैं, वो घर को मज़े से गुजर जाता है, कोई इशू ही नहीं है। नहीं, ये एक मेन डिफरेंस है ना हमारे में और इंडिया में। तो मेरे जो बहुत सारे जो इंडियन दोस्त हैं, फॉर एग्जांपल जो इंडिया में भी रहते हैं, उनसे ये सीखने को मिलता है कि वो लोग ना INR जो है उनका, जो INR है उससे उनका एक कनेक्शन है, और वो कहते हैं लोकल भी वो लोग बहुत काम करते हैं। INR टू INR उनका उनके ट्रांजैक्शन है, वो एक कारोबार बढ़ा रहे हैं। आप देखें पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स जो एशिया में वो इंडिया में है। यूनिकॉर्न्स जो आए हैं वो इंडिया, रिगार्डलेस ऑफ इफ दे मेक प्रॉफिट और नॉट, वो एक अलग बात है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन वो इंडिया में है क्यों? क्योंकि उनकी जो लोकल इकोनॉमी है, उन्होंने उस लोकल इकोनॉमी को कुछ एक बढ़ावा दिया है, ठीक है। और जाहिर सी बात है एक गवर्नमेंट उनकी एक चलती हुई आ रही है एक काफ़ी टाइम से, वो भी एक पॉलिसी को एक अपने लेके चल के आ रही है। वो गुड है बैड है वो एक अलग बात है, लेकिन ये भी एक फैक्टर है। तो हमें अपनी लोकल मार्केट को, और जैसे आपने कहा कि लोकल जो हमारा टैलेंट है उसको नर्चर करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा भाई यहाँ पे ही बैठ के काम करना है। डॉलर पे अगर आप रहोगे ज़िंदगी भर डॉलर पे, एक टाइम आएगा डॉलर भी नीचे आएगा, और वो आ भी रहा है आपके सामने है। तो वो चीज़ें मतलब हम डॉलर पे खाली रिलाई नहीं कर सकते। और आप कहेंगे भाई आप तो यहाँ बैठे, आप तो UK बैठे हुए, आप कहना आसान है, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद यहाँ पे ये है, UK में अगर आप यहाँ बैठे हो, ठीक है फरहान भाई, आप ये देखिए यहाँ की जो मिडिल क्लास है, आप समझते हैं कि हर गोरा अमीर होता है? बिल्कुल नहीं सर। यहाँ की जो मिडिल क्लास है वो यहाँ की शारक है इस कंट्री की, वो चलाती है, ठीक है। तो हमारी जो मिडिल क्लास, हमने मिडिल क्लास को मार दिया ना यार, हमने मिडिल क्लास को बढ़ावा दिया ही नहीं कि वो सीखे पढ़े आगे बढ़े सवाल पूछे, ये प्रॉब्लम। एक सवाल मैंने आखिर में किया था जबरान नियाज से भी, आपसे भी कर रहा हूँ। अगर जनवरी 2007 में अम्मार अख्तर दुबई नहीं जाते, कराची में बैठे रहते, तो क्या आज वो ज़िंदगी में वो सब अचीव कर चुके होते जो किया है? क्या ये मुमकिन था कि आप पाकिस्तान में रह के, इस सिस्टम के अंदर रह के ये सब कर लेते? जितना मैंने स्केल किया है आज की डेट तक, शायद वो मुमकिन नहीं था। वो फंड रेजिंग, वो इन्वेस्टर्स, वो इकोसिस्टम, शायद मैं वो ना कर पाता। क्योंकि वो आज भी मैं देखता हूँ पाकिस्तान में आज भी नहीं है। वो इकोसिस्टम फंडिंग का आज भी वहाँ नहीं है। वो टैक्स इंसेंटिव इन्वेस्टर को आज भी नहीं है जो आपके मुल्क में FDI लाएगा। वो चीज़ें आज जो यहाँ पे पीस ऑफ केक है इस मुल्क में, यहाँ पे ऐसा गिवन है कि पीस ऑफ केक की तरह मिलती है, बेसिक्स वो है, आज भी नहीं, बेसिक्स हैं। अमार, अगर आप आज एक 20 साल का, बहुत सारे रफ्तार की व्यूअरशिप में बहुत यंगस्टर्स हैं, हमारी 70% व्यूअरशिप 35 ईयर्स से कम की है। एक यंगस्टर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, क्वेटा में जो हमें देख रहा है, आपको इस वक्त देख रहा है, 20 साल का लड़का लड़की, क्या मशवरा देंगे उसको? मैं खाली एक बात कहूँगा, देखिए हमारी जो आइडेंटिटी है ना, जब हम जहाँ भी चले जाएं हम पाकिस्तानी हैं। वो बात शुरू कहाँ से होगी, चाहे आप आइंस्टाइन बन जाएंगे ना, बात शुरू होगी कि आप कौन हो, कहाँ से आते हो, क्योंकि आप हम जैसे तो नहीं लगते हो। कहाँ से आए हो, ओरिजिन क्या है? हमारा ओरिजिन पाकिस्तान है। तो आप जहाँ भी जाएं, चाहे पाकिस्तान में रहें, जहाँ भी रहें, आपका एक काम है, आपको अपने मुल्क का जो एक प्राइड है ना वो अपलिफ्ट करना है हमेशा। आपका ये काम है, ठीक है। कहीं पर ये नहीं, कोई नहीं कहे भाई देखा ना ये पाकिस्तानी था, इसने ऐसे किया। आपकी जो इमेज है वो आपके हाथ में, और जेन ज़ी हो आप, अब नई जनरेशन हो, ठीक है, आपके हाथ में है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो पावर जो मेरे पास नहीं थी। आपके पास सोशल मीडिया है जो मेरी उम्र में मेरे पास नहीं था, ठीक है। तो आप बहुत कुछ ठीक कर सकते हो, और पॉजिटिव रहना है। देखिए पॉजिटिविटी हमारा जो दीन सिखाता है हमें कि पॉजिटिव ही रहना है आपने। अब ये तो कह नहीं सकते कि मायूस हो गया बस मैं ये नहीं कर सकता। जहाँ भी आप जाओ, ठीक है, लेकिन आपने अपने मुल्क का जो एक वकार है वो अपलिफ्ट करना है, अपने फ्लैग को पहनना है,
अपने आपकी इज्जत है, ठीक है, और बस, और आपने जो है सही काम करना है और मायूस नहीं होना। I will just take that one step further कि ये जो आपने बातें की, it was a very very पॉजिटिव नोट पे आप एंड कर रहे हैं इसको। मैं सिर्फ इसमें ये ऐड करूँगा मार के, समटाइम्स होप इज़ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी। और दूसरा ये होता है कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क, मिलान में जाके पाकिस्तान का वक़ार बढ़ाएं। आप इस मुल्क में रहते हुए भी पाकिस्तान का वक़ार बढ़ा सकते हैं अगर आप ईमानदारी के साथ अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के पूरी जान लगा के हलाल रिस्क कमाने की कोशिश करें। मुश्किलात हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का नाम ऊंचा तभी होगा जब हम लोग सीधे रास्ते पे चलेंगे और सही काम करेंगे। ये जो जुगाड़ कल्चर है और ये जो शॉर्टकट्स हैं, they never bring honor and pride to any country. But we are really proud of you, Ammar, and what you're doing. And next time you're in Karachi, we'll definitely meet. And khush rahiye and keep growing. Thank you for joining us.